नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। तो टीएनसी की एडवांस सीरीज में आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो दोस्तों आज हम रेस्पिरेटरी जो सिस्टम है उसकी हमारी आज फोर्थ क्लास है। और रेस्पिरेटरी सिस्टम की जो फोर्थ क्लास है दोस्तों, उससे पहले हमने जैसे कि 3 क्लासेज पढ़ी हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं दोस्तों उनके बारे में डिस्कस किया था। जो पिछली जो क्लास है दोस्तों उसमें हमने एटिलेक्टेसिस के बारे में और जो आईसीडी है, इंटरकोस्टल चेस्ट ड्रेनेज जो सिस्टम है दोस्तों, या फिर जिसे हम वाटर सील चैम्बर ड्रेनेज सिस्टम के नाम से भी जानते हैं, या सीधा वाटर सील ड्रेनेज जो सिस्टम है वो भी हम उसको बोलते हैं दोस्तों। तो उसके बारे में हमने क्या किया था, डिस्कस किया था, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अब बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए हम शुरू करते हैं कि हम अभी तक दोस्तों एडवांस सीरीज के अंदर हमने ओबीजी, एंडोक्राइन, नर्वस, मस्कुलोस्केलेटन, आई, ईयर, जीआई ट्रैक्ट, रीनल, इंटीग्यूमेंट्री और जो न्यूट्रिशन जो है दोस्तों उसके बारे में हम क्या कर चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। तो आज का जो हमारा पहला जो क्वेश्चन आता है दोस्तों वो है आपके सामने कि ड्यूरिंग द फर्स्ट 36 आवर आफ्टर द इंसर्शन ऑफ चेस्ट ट्यूब, कि किसी क्लाइंट के अंदर क्या हुआ है दोस्तों, चेस्ट ट्यूब इंसर्ट की गई है और उसके लगभग कितने टाइम हुआ है, 36 आवर हुए हैं। व्हेन असेसिंग द फंक्शन ऑफ ए 3 चैम्बर, ठीक है, इसके अंदर कितने चैम्बर हैं दोस्तों, 3 चैम्बर हैं। मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार से चैम्बर काम करते हैं। 3 इसके अंदर चैम्बर होते हैं दोस्तों, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड चैम्बर। फर्स्ट जो चैम्बर था दोस्तों उसमें हमने बात किया था कि इसे हम ड्रेनेज कंपार्टमेंट के नाम से जानते हैं, ड्रेनेज चैम्बर बोलते हैं। दूसरा जो होता था दोस्तों इसे हम वाटर सील के नाम से जानते हैं, वाटर सील के नाम से जानते हैं। और तीसरा जो है दोस्तों उसे हम किस नाम से जानते हैं, सक्शन के नाम से जानते हैं। तो जो भी ड्रेनेज जो है दोस्तों, जो कि यहां से आता है, प्लूरल जो स्पेस है उससे आता है, वो किसके अंदर आता है दोस्तों, ड्रेनेज के अंदर आता है। यहाँ से जो एयर है उसे जाने के लिए यहाँ पर एयर वेंट लगा हुआ रहता है, और इसको कंट्रोल करने के लिए दोस्तों यहाँ पर क्या लगा हुआ रहता है, जो सक्शन है दोस्तों, वो सक्शन जो है एपरेटस है दोस्तों, वो इससे हम क्या करते हैं, अटैच करते हैं। इसके अलावा एक एटमॉस्फेरिक ट्यूब और डाली जाती है जो कि इस सक्शन को क्या करती है दोस्तों, कंट्रोल करती है। तो ये 3 चैम्बर इसके अंदर बनते हैं, ठीक है। और अच्छे से पढ़ना है तो आप पिछली क्लास में जाके देख सकते हो, या यूट्यूब पे एक वीडियो और है दिव्या मैम की, जिसमें उन्होंने बहुत अच्छे से आईसीडी के बारे में पढ़ा रखा है, हमारी आप प्लेलिस्ट में जाकर वहां पे देख सकते हो। तो क्लोज चेस्ट ड्रेनेज जो सिस्टम है दोस्तों वो बना है इससे, ठीक है। द नर्स आइडेंटिफाई दैट द वाटर इन द अंडर वाटर सील ट्यूब इज नॉट फ्लक्चुएटिंग। मैंने आपको कहा था कि दोस्तों जो जब पेशेंट इंस्पिरेशन और एक्सप्रेशन करता है तो उस दौरान इंट्राथोरेसिक जो प्रेशर है दोस्तों वो क्या होता है, चेंज होता है। और उसके कारण जो वाटर सील चैम्बर है जिसके अंदर वाटर भरा जाता है लगभग 2 सेंटीमीटर, ये ट्यूब यहां तक इसमें क्या रहती है, डिप रहती है, 2 सेंटीमीटर डिप रहती है ये ट्यूब इसमें। तो ये जो वाटर है दोस्तों, जब पेशेंट क्या करता है, इंस्पिरेशन और एक्सप्रेशन करता है, तो उस दौरान क्या होते हैं, यहाँ पर एक तो क्या देखने को मिलती है, इंटरमिटेंट बबलिंग देखने को मिलती है। मैं कंटिन्यूअस नहीं बोल रहा हूं, ध्यान रखना, इंटरमिटेंट बबलिंग के नाम से जानते हैं उसे हम, ठीक है। मतलब कंटिन्यूअसली नहीं आती, कुछ कुछ टाइम में रुक रुक कर ऐसी बबलिंग होती रहती है। इसके अलावा दोस्तों ये जो फ्लूइड का जो लेवल है ये अप और डाउन भी होता रहता है। इसे हम किस नाम से जानते हैं, इसे हम टाइडलिंग के नाम से, ओसिलेशन के नाम से, या फिर फ्लक्चुएशन के नाम से हम इसे जानते हैं। तो ऐसा होना नॉर्मल है। अगर इंटरमिटेंट बबलिंग आ रही है नॉर्मल है, अगर टाइडलिंग है या फ्लक्चुएशन है या ओसिलेशन आ रहा है वो भी क्या है दोस्तों, नॉर्मल है। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो पा रहा है, जैसे कि इस क्वेश्चन में है, द नर्स आइडेंटिफाई दैट द वाटर इन द अंडर वाटर सील ट्यूब इज नॉट फ्लक्चुएटिंग। अगर ऐसा नहीं हो पा रहा है दोस्तों तो इसके 2 रीजन होते हैं, मैंने आपको बताया था, ठीक है। एक तो सभी पढ़ते हैं, तो जो ट्यूब है दोस्तों वो क्या हो जाती है, ट्यूब के ऑब्स्ट्रक्शन के कारण, या फिर ट्यूब के किसके कारण दोस्तों, किंकिंग के कारण। दूसरा जो रीजन है दोस्तों वो होता है कि जो लंग्स हैं वो क्या हो चुके हैं, एक्सपेंड हो चुके हैं, लंग्स हैज बीन एक्सपेंडेड। लंग्स क्या हो चुके हैं दोस्तों, एक्सपेंड हो चुके हैं, मतलब अच्छे से नॉर्मल कंडीशन हो गई है। पेशेंट के जितने भी जो एयर है या जो भी फ्लूइड है दोस्तों वो क्या आ चुका है, बाहर आ चुका है, और अब बिल्कुल क्या हो गया, पेशेंट जो है वो नॉर्मल कंडीशन की तरफ जा रहा है। तो उस कंडीशन में भी ऐसा देखने को मिलता है, ठीक है। ऐसा एक बार क्वेश्चन आया हुआ भी है एग्जाम में, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वैसे ही मैं बता रहा हूं कि आपकी नॉलेज बढ़ाने के लिए, ये क्वेश्चन आजकल अच्छे लेवल के क्वेश्चन आने लगे हैं, तो ऐसा क्वेश्चन भी एग्जाम में एक बार पूछा जा चुका है। तो इसमें इस कंडीशन के अंदर नर्स क्या काम करेगी दोस्तों, सबसे पहला जो काम होता है दोस्तों उसमें हमेशा चेक द ट्यूब टू एंश्योर दैट इट इज नॉट किंक्ड, ठीक है। कि जो ट्यूब है दोस्तों उसको हम चेक करते हैं कि वो कहीं क्या नहीं हो गई हो दोस्तों, किंक नहीं हो गई हो, मुड़ नहीं गई हो, क्योंकि अगर वो मुड़ गई तो जो फ्लक्चुएशन आना वो क्या हो जाता है दोस्तों, बंद हो जाता है। तो चेक द ट्यूब टू एंश्योर दैट इट इज नॉट किंक्ड, ये इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा, जो कि हमने पिछली क्लास में इसके बारे में अच्छे से डिस्कशन भी किया है। इसके बाद नेक्स्ट क्या दे रखा है दोस्तों, नेक्स्ट दे रखा है इसके अंदर कि
टेक द क्लाइंट्स वाइटल साइन, कि ऐसी कंडीशन के अंदर आप क्या करो, वाइटल साइन लेंगे, ये जरूरी है, लेकिन सबसे पहले हम ट्यूब को चेक करेंगे क्योंकि वो बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर जो ट्यूब है अगर वो किंक हो गई है, अगर दोस्तों ट्यूब क्या हो गई है, किंक हो गई है, तो जो प्लूरल जो स्पेस है ना दोस्तों, उसके अंदर क्या बढ़ती रहेगी, एयर जो है वो कंटिन्यूअसली क्या होती रहती है, एक्यूमुलेट होती रहेगी, या फ्लूइड जो है वो एक्यूमुलेट रहता रहेगा। इसके कारण जो क्लाइंट है उसको क्या हो जाएगा दोस्तों, टेंशन न्यूमोथोरैक्स हो जाएगा। क्लैंप करने, एक बार एक क्वेश्चन आया था कि अगर हम ट्यूब को क्लैंप करते हैं तो उसके कारण भी क्या देखने को मिलता है, तो किंक का मतलब ही वो हो गया, क्लैंप करने का, हम खुद क्लैंप कर रहे हैं उसका मतलब ये हो गया। तो अगर हम किंक या फिर क्लैंप करते हैं तो उसके कारण जो पेशेंट है दोस्तों उसके अंदर क्या डेवलप होता है, टेंशन न्यूमोथोरैक्स क्या होता है, डेवलप होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट कि भाई हमने ये कर लिया, ठीक है, तो ये करेंगे लेकिन इसके बाद में करेंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पर इन्फॉर्म द हेल्थ केयर प्रोवाइडर, जब तक ट्यूब किंक्ड है दोस्तों, पेशेंट जो है वो मान लो डिटोरिएट हो सकता है, ठीक है, उसके वाइटल्स गिर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें ट्यूब जो है दोस्तों उसको चेक करेंगे, वाइटल्स लेंगे, फिर उसके बाद हम एससीपी को क्या करेंगे, इसको इन्फॉर्म करेंगे। टर्न द क्लाइंट टू अनअफेक्टेड साइड, कि जो क्लाइंट है दोस्तों उसको अनअफेक्टेड साइड करेंगे, तो इसका कोई यहाँ पे कोई क्या नहीं है दोस्तों, फायदा नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। ठीक है, अनअफेक्टेड साइड करोगे तो वहां की एयर जो कंप्रेस होगी, ठीक है, वो ज्यादा एबनॉर्मलिटी क्या करेगी, कोज कर सकती है। ठीक है, जो लंग्स काम कर रहा है उसको भी आपने वो कर दिया, कंप्रेस करने की कोशिश की है, तो ऐसा भी हम नहीं करते हैं। ठीक है, तो राइट जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, रीजन जो है इसको वो ये है दोस्तों, जो ट्यूब है दोस्तों को हम चेक करेंगे कि वो कहीं किंक्ड तो नहीं हो गई है, तो यही इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो लिखो इसमें इंटरकोस्टल ड्रेनेज सिस्टम में, इंटरकोस्टल ड्रेनेज सिस्टम में अगर इंटरकोस्टल ड्रेनेज सिस्टम में अगर वाटर सील ड्रेनेज कंपार्टमेंट या चैम्बर में, वाटर सील ड्रेनेज कंपार्टमेंट और चैम्बर में टाइडलिंग, क्योंकि क्वेश्चन कैसे भी बन सकता है, हो सकता है अगली बार वो ऐसा नहीं लिखे, टाइडलिंग लिख दे, तो आप लोग घबरा जाओगे यार क्या पूछ लिया। फ्लैक्चुएशन या ओसिलेशन भी लिखा हुआ सकता है, ओसिलेशन नहीं देखने को मिल रहा, तो नर्सिंग ऑफिसर को यह चेक करना चाहिए कि कहीं ट्यूब किंक तो नहीं हो गई है, ठीक है। इसकी स्क्रीनशॉट ले लो आप, पॉज करके इसको, वीडियो को। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहले इसी का करवा देता हूं, एक क्वेश्चन आगे दे रखा है, चलो वो बाद में कराऊंगा, नहीं क्योंकि पता नहीं कौन से क्वेश्चन तक हम पहुंच पाए, तब क्वेश्चन आएगा तभी कराऊंगा। अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये डिजीज से रिलेटेड है। आफ्टर ए लैरिंजेक्टोमी, एक क्लाइंट है दोस्तों, उसका जो लैरिंग्स है उनको कट कर दिया गया है, रिमूव कर दिया गया है, वोकल कॉर्ड को रिमूव कर दिया गया है। क्लाइंट इज कंसर्न्ड अबाउट इंप्रूविंग द एबिलिटी टू कम्युनिकेट, ठीक है। जैसे लैरिंजेक्टोमी कर दिया तो उसको बोलने में प्रॉब्लम होगी, तो जो क्लाइंट है दोस्तों वो क्या करना चाहता है, वो इस बात से चिंतित है कि वो अपनी कम्युनिकेशन जो एबिलिटी है उसे किस प्रकार से इंप्रूव करे। व्हाट टॉपिक शुड द नर्स इंक्लूड इन ए टीचिंग प्लान फॉर द क्लाइंट, ऐसे क्लाइंट के लिए जो नर्स है दोस्तों कौन से टॉपिक को क्या करेगी, इंक्लूड करेगी। साइन लैंग्वेज समझाएगी, बॉडी लैंग्वेज समझाएगी, इसोफेजियल स्पीच समझाएगी, या कंप्यूटर जनरेटेड जो स्पीच है दोस्तों उसके बारे में क्या करेगी, बात करेगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में बाद में आते हैं, पहले हम इसको समझते हैं कि क्या है लैरिंजेक्टोमी से रिलेटेड। तो सबसे पहले लैरिंजेक्टोमी कर रहे हैं तो उसका मोस्ट कॉमन कॉज क्या होता है, लैरिंजियल कैंसर रहता है, जो मतलब इसका ट्रीटमेंट जो है दोस्तों वो है क्या, लैरिंजेक्टोमी। तो लैरिंजियल जो कैंसर है उससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लैरिंजियल कैंसर कई जगह पे हो सकता है दोस्तों, ग्लोटिस में हो सकता है, ग्लोटिस, या फिर क्या लिखा हो सकता है, वोकल कॉर्ड। इसके अलावा एपिग्लोटिस में हो सकता है, एपिग्लोटिस में हो सकता है, या फिर दोस्तों जो कार्टिलेज है, लैरिंजियल जो कार्टिलेज है वहां हो सकता है, लैरिंजियल
कार्टिलेजेज जो है दोस्तों वहां पे भी हो सकता है, क्योंकि वहां कार्टिलेज प्रेजेंट होती है ना। आपने एनाटॉमी में अच्छे से पढ़ा होगा, क्योंकि ये फर्स्ट ईयर में एनाटॉमी में क्वेश्चन आता था और एग्जाम में हम याद करके जाते थे कि कौन कौन सी कार्टिलेज क्या होती है, प्रेजेंट होती है। तो ग्लोटिस और जो वोकल कॉर्ड है, पहला क्वेश्चन यहां से बनता है, इन तीनों के अंदर मोस्ट कॉमन जो कैंसर है दोस्तों वो कौन सा होता है? ग्लोटिस या वोकल कॉर्ड कैंसर होता है। लैरेंजियल कैंसर के अंदर भी मोस्ट कॉमन कौन सा होता है दोस्तों? ग्लोटिस या फिर वोकल कॉर्ड का जो कैंसर होता है दोस्तों वो क्या होता है? मोस्ट कॉमन होता है। दूसरा क्वेश्चन आता है दोस्तों, इसके भी कई सारे टाइप होते हैं कि किसको ये ज्यादा इफेक्ट कर रहा है। तो दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि लैरेंजियल जो कैंसर है उसका मोस्ट कॉमन टाइप कौन सा है? ठीक है, ये तो साइट के अकॉर्डिंग हो गया और वो सेल के अकॉर्डिंग हो गया। तो इसका जो आंसर आएगा दोस्तों दैट वुड बी स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा। स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ लैरेंजियल कैंसर। इसके बाद में तीसरा क्वेश्चन आता है दोस्तों कि ये जो डिजीज है ना, ये मेल को फीमेल की तुलना में क्या करती है? ज्यादा इफेक्ट करती है, 10 गुना ज्यादा इफेक्ट करती है। ठीक है, 10:1, 10 गुना मेल ज्यादा अफेक्टेड होते हैं किसमें? लैरेंजियल कैंसर में एज कंपेयर टू फीमेल। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में हम बात करते हैं दोस्तों रिस्क फैक्टर की। तो एक तो केमिकल है, उसका नाम याद रखना दोस्तों, एस्बेस्टोस। एस्बेस्टोस के कारण लैरेंजियल कैंसर होता है। इसके अलावा स्मोकिंग के कारण होता है, अल्कोहल के कारण होता है, जो एयर पोल्यूशन है उसके कारण होता है। इसके अलावा एज भी इसका एक रिस्क फैक्टर है। 50 से 60 साल के जो लोग होते हैं दोस्तों उसके अंदर इसके चांसेस क्या होते हैं? ज्यादा होते हैं। ठीक है, ये सब इसके क्या हो गए दोस्तों? लैरेंजियल कैंसर के क्या हो गए? रिस्क फैक्टर हो गए। ठीक है, ज्यादा भी याद नहीं हो तो कम से कम ये केमिकल तो याद रखना। ठीक है, ये तीनों तो जरूर याद रखनी है कि मेल के अंदर ज्यादा है। इसके अलावा स्क्वेमस सेल जो कार्सिनोमा है दोस्तों वो मोस्ट कॉमन है, और यहां पर ग्लोटिस या जो वोकल कॉर्ड का कैंसर है दोस्तों वो क्या होता है? मोस्ट कॉमन होता है। इसके बाद में हम बात करते हैं दोस्तों इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन अगर हम देखें दोस्तों तो इसमें हमें होर्सनेस ऑफ वॉइस दिखाई देती है, इसके अलावा दोस्तों यहां पर जो क्लाइंट है दोस्तों उसको क्या होगा? डिस्फेजिया होगा, डिफिकल्टी इन स्वेलोविंग होगी। इसके अलावा क्योंकि एडिमा आ जाती है वहां पे बोलने में प्रॉब्लम होगी तो डिस्फोनिया होगा, इसके अंदर प्रॉब्लम होगी। इसके अलावा दोस्तों क्लाइंट को डिजनिया भी हो सकता है, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग हो सकती है। इसके अलावा दोस्तों जो क्लाइंट है उसकी जो ब्रीथिंग जो होती है वो फॉल हो जाती है, मतलब ये बैड अडर मतलब जो गंदी जो बदबू है ना दोस्तों, ऐसी बदबू क्या लग जाती है? आने लग जाती है। ठीक है, और सर्वाइकल जो लिम्फ नोड है उनका भी क्या हो सकता है? इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। तो सर्वाइकल लिम्फ एडिनोपैथी भी हो सकता है। इसके अलावा सोर थ्रोट भी हो सकता है, सोर थ्रोट, बस ये और लिख लो एक, सोर थ्रोट। ठीक है, तो ये सब सिम्टम क्या होते हैं दोस्तों इसके अंदर देखने को मिलते हैं। डिस्फेजिया हो गया, डिफिकल्टी इन स्वेलोविंग हो गई। ठीक है, डिस्फोनिया, डिफिकल्टी इन स्पीकिंग हो गया, डिजनिया हो गया, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग हो गई, फॉल एडर मतलब कि बैड एडर। ठीक है, इसके अलावा सर्वाइकल लिम्फ नोड इन्वॉल्व हो सकते हैं और सोर थ्रोट हो सकता है। तो दीज आर द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस। इसके बाद में हम बात करते हैं इसके मैनेजमेंट की। तो अगर दोस्तों हम इसके मैनेजमेंट की बात करें, देखो जहां से क्वेश्चन बनता है ना मैं वही लिखवा रहा हूँ, आपको सर डायग्नोस्टिक वाले से नहीं बताया, ये नहीं बताया, कहीं पर पैथोफिजियोलॉजी नहीं बता रहे, तो वो याद करने की कोई जरूरत नहीं है। जहां पर क्वेश्चन ही नहीं बनता उसका कोई काम नहीं है। ठीक है, मैनेजमेंट के अंदर आपको क्या क्या याद रखने हैं दोस्तों इसके अंदर? सबसे पहले तो दोस्तों हमें ऐसे जो क्लाइंट हैं जिनको सर्वाइकल कैंसर है, जो लैरेंजियल कैंसर है, ओबीजी पढ़ाते पढ़ाते अभी ये टॉपिक पढ़ाया है मैंने तो जस्ट मुंह से निकल गया। तो लैरेंजियल जो कैंसर है दोस्तों उसके अंदर हम क्या क्या मैनेजमेंट करेंगे उसके बारे में हम बात करते हैं। तो इसके अंदर दोस्तों कीमोथेरेपी, याद करने की जरूरत नहीं है कि कौन सी ड्रग है, बस नाम याद रखना, सिर्फ कीमोथेरेपी। इसके अलावा दोस्तों रेडिएशन थेरेपी, इसके अलावा दोस्तों लेजर सर्जरी, आजकल इसमें लेजर सर्जरी भी करने लगे हैं। और लेजर सर्जरी और रेडिएशन जो थेरेपी है वो दोस्तों स्टार्टिंग में अर्ली फेज में अगर कैंसर है तो उसी के अंदर हम यूज करते हैं। एक्चुअली में इसका क्लासिफिकेशन भी होता है कि भाई फर्स्ट है, सेकंड, थर्ड और फोर्थ स्टेज होता है। तो फर्स्ट और सेकंड के अंदर हम ये यूज करते हैं। और लेजर सर्जरी को आजकल हम ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं एज कंपेयर टू रेडियो। रेडियो की तुलना में हम लेजर को आजकल क्या देते हैं दोस्तों? ज्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं। इसके अलावा लैरिंजेक्टोमी,
ये पार्शियल लेरिंजेक्टोमी हो सकती है, कंप्लीट लेरिंजेक्टोमी हो सकती है, या फिर रेडिकल हो सकती है। पार्शियल के अंदर हम क्या करेंगे दोस्तों, एक वोकल जो कॉर्ड है ना उसको रिमूव करते हैं, वन वोकल कॉर्ड को, और कोई अगर लेरिक्स का पार्ट है तो बाकी इन्वॉल्व है उसको करेंगे। कंप्लीट के अंदर हम दोनों जो वोकल कॉर्ड है दोनों को रिमूव कर देते हैं, और साथ में यहां पर क्या बना देते हैं दोस्तों, एक ट्रैकियल स्टोमा बना देते हैं, क्योंकि ओपनिंग तो जरूरी हो जाती है ना फिर एयरवे के लिए, फिर साथ में यहां पर ट्रैकियल स्टोमा क्रिएट कर देते हैं, ट्रैकियल स्टोमा ओपनिंग। और रेडिकल के अंदर क्या करते हैं दोस्तों, जो ये दोनों चीजें कर रहे हैं ये तो करेंगे, साथ में इसके अंदर रेडिकल में हम क्या करते हैं दोस्तों कि जो मसल्स हैं, अगर मसल्स इन्वॉल्व हैं तो मसल्स को भी रिमूव करेंगे, ठीक है। सराउंडिंग जो टिश्यूज हैं उनको रिमूव करना है तो उनको रिमूव करेंगे, मसल्स, सराउंडिंग टिश्यूज, तो इन सबको भी क्या कर देते हैं दोस्तों, या फिर लिम्फ नोड आते हैं तो इनको भी इन्वॉल्व कर देते हैं। ज्यादातर लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट वैसे कम होता है, तो ये भी क्या कर देते हैं, हम रिमूव कर देते हैं। तो ये इसका क्या हो गया दोस्तों, मैनेजमेंट हो गया। एक जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है दोस्तों वो इसका मैनेजमेंट आता है, मैनेजमेंट या नर्सिंग मैनेजमेंट करके लिख लो, नर्सिंग मैनेजमेंट आफ्टर लेरिंजेक्टोमी। कि भाई लेरिंजेक्टोमी अगर आपने किसी पेशेंट के अंदर कर दिया तो आप उसका क्या क्या कर सकते हो, क्या क्या चीजें क्या करोगे दोस्तों, मैनेज करोगे, ठीक है। तो एक तो दोस्तों क्या करेंगे हम, भाई लेरिंजेक्टोमी के बाद में हमें स्पीच थेरेपी देनी पड़ती है। क्या देनी पड़ती है दोस्तों, स्पीच थेरेपी। मतलब पेशेंट बोल नहीं पाएगा तो उसको प्रॉब्लम होगी, तो जब पेशेंट बोल नहीं पाएगा दोस्तों तो उस कंडीशन के अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, उसे स्पीच थेरेपी देनी पड़ेगी। इसमें एक बहुत अच्छी स्पीच थेरेपी यूज की जाती है, दैट इज इसोफेजियल स्पीच। देखो अब लेरिंग्स को तो मान लो रिमूव कर दिया तो वहां से तो बोलने में प्रॉब्लम होगी, तो जो पेशेंट है वो क्या करता है, एयर को अंदर लेके जाता है और बाहर निकालते समय वॉइस प्रोड्यूस करता है। तो इसे हम किस नाम से जानते हैं, इसोफेजियल स्पीच के नाम से जानते हैं, गले से बोलना, ठीक है। गले से बोलता है वो, यहां से जो आपका लेरेंजियो जो पाउच है, ठीक है, इस जगह पे दोस्तों क्या होता है कि जो फेरिंग्स है और जो लेरिंग्स उसके बीच में गैप बनता है और वहां से एयर बाहर निकलती है, तो उसके कारण क्या होता है, एयर क्या होती है, प्रोड्यूस होती है। तो डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस आप नाम याद रखना कि कौन सी स्पीच का यूज किया जाता है। तो इसोफेजियल स्पीच का यूज किया जाता है, जिसके अंदर पेशेंट क्या करता है कि जब एयर को बाहर निकालते समय क्या करता है दोस्तों, उसके साथ में वो इसको क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। तो आप नाम याद रख लेना कि इसके अंदर क्या यूज करते हैं, इसोफेजियल जो स्पीच है दोस्तों उसका क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों जो एयर है दोस्तों वो डायरेक्टली अब ट्रैकिया से आ रही है, नोज से अगर जब जाती है ना तो हमारी बॉडी इसको क्या करती है, ह्यूमिडिफाइड करती है, ठीक है। क्या करती है दोस्तों, ह्यूमिडिफाइड करती है। इसलिए ऐसी कंडीशन के अंदर हम जो वाटर इनटेक है दोस्तों उसको भी क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। जो रूम है दोस्तों उसको भी क्या रखते हैं, ह्यूमिडिफाइड रखते हैं, ताकि ड्राई एयर नहीं जाए, ड्राई ऑक्सीजन नहीं जाए। क्यों, क्योंकि नोज से जाती है तो थोड़ी बहुत क्या होती है, ह्यूमिडिफाइड होती है। अब डायरेक्टली यहां से जाती है तो वो क्या नहीं हो पाती है दोस्तों, ह्यूमिडिफाइड नहीं हो पाती है। तो ह्यूमिडिफाइड करने के लिए हम जो रूम है वो ह्यूमिडिफाइड होना चाहिए, ड्राई नहीं होना चाहिए बिल्कुल। जो वाटर इनटेक है दोस्तों वो भी क्या करते हैं, हम इंक्रीज करते हैं। वाटर इनटेक भी क्या करते हैं दोस्तों, हम इसके अंदर इंक्रीज करेंगे, ठीक है, ये ध्यान रखना। इसके अलावा दोस्तों इमरजेंसी कंडीशन के अंदर हो सकता है कि जो लेरिंजेक्टोमी की जो ट्यूब डाली गई थी वो क्या हो सकती है दोस्तों, ब्लॉक हो सकती है। वो क्या हो सकती है, ब्लॉक हो सकती है। तो लेरिंजेक्टोमी सर्जरी के बाद में ट्यूब डालते हैं यहां से, तो लेरिंजेक्टोमी की जो ट्यूब है दोस्तों वो क्या हो सकती है दोस्तों, ब्लॉक हो सकती है। अब कभी भी ब्लॉक हो सकती है, तो भाई आपको हमेशा ऐसे पेशेंट का जिसका लेरिंजेक्टोमी हुआ है उसके बेड साइड आपको एक एक्स्ट्रा लेरिंजेक्टोमी ट्यूब रखनी है, लेरिंजेक्टोमी ट्यूब रखनी है। इसके अलावा दोस्तों सक्शन एपरेटस रखना है, क्योंकि सक्शन की जरूरत पड़ेगी। सक्शन जो एपरेटस है दोस्तों वो रखना है, सक्शन जो एपरेटस है वो रखना है। और एक सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट सेट, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट सेट, ये हमेशा क्या होने चाहिए दोस्तों, बेड साइड होने चाहिए। इसका भी आप थोड़ा सा क्या रखना, ध्यान रखना, ठीक है, ये हमेशा बेड साइड होने चाहिए। अब डायरेक्टली पूछे कि भाई लेरिंजेक्टोमी, ये तो लेरिंजेक्टोमी की बात हो गया। अब डायरेक्टली पूछे दोस्तों कि लेरेंजियल जो कैंसर है, लेरेंजियल जो कैंसर है उसके मैनेजमेंट में और क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है। एक तो दोस्तों लेरेंजियल कैंसर के अंदर क्या होता है कि पेशेंट के अंदर यहाँ पर जो म्यूकस है उसका क्या हो जाता है, एक्यूमुलेशन हो जाता है, ठीक है। लेरेंजेक्टोमी के बाद का नहीं बता रहा हूं मैं, उससे पहले का समझ लो आप, ठीक है, उससे पहले
तो जो म्यूकस है वो क्या हो जाता है दोस्तों, एक्यूमुलेट हो जाता है यहाँ पे, और इसके अलावा पेशेंट को एडिमा हो जाती है। क्या हो जाती है? एडिमा हो जाती है। तो इसलिए आपको हमेशा साइन ऑफ एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन को ध्यान रखना है। साइन ऑफ एयरवे जो ऑब्स्ट्रक्शन है दोस्तों, उसको आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। साइन ऑफ एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, जैसे पेशेंट एकदम से ऐसे गहरी सांस लेने की कोशिश करेगा, जैसे उसे सांस नहीं मिल पा रही हो, तो इसे हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों, जैसे एयर हंगर के नाम से जानते हैं। इसे हम किस नाम जानते हैं? एयर हंगर के नाम से इसे जानते हैं। इसके अलावा पेशेंट के अंदर क्या डेवलप हो सकती है? साइनोसिस भी डेवलप हो सकती है। तो इसलिए ऐसे पेशेंट को हम हमेशा इन चीज के लिए क्या करेंगे दोस्तों, ऑब्जर्व करेंगे। एक आपको ऑब्जर्व किस चीज के लिए करना है दोस्तों, जो पेशेंट है उसको हम वहां से क्या हो सकता है दोस्तों, इस जगह से ब्लीडिंग भी हो सकती है, तो हम हेमरेज के लिए भी असेस करेंगे। ऐसे पेशेंट को हम हेमरेज के लिए भी क्या करेंगे दोस्तों, असेस करेंगे। तो हेमरेज का जो साइन है ना, वो क्या आएगा, एक तो फ्रीक्वेंट स्वेलोइंग आएगा, क्योंकि ब्लड आएगा तो वो वापस इसको क्या करेगा दोस्तों, स्वेलो करेगा। तो फ्रीक्वेंट स्वेलोइंग देखने को मिलती है, स्वेलो करने लग जाता है वो बार बार। तो ऐसे पेशेंट के अंदर फ्रीक्वेंट क्या देखने को मिलती है दोस्तों, स्वेलोइंग देखने को मिलती है। इसके अलावा जो पल्स रेट है दोस्तों वो बढ़ी हुई मिलेगी। इसके अलावा जो बीपी है दोस्तों उस पेशेंट का वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और इसके अलावा कूल एंड क्लैमी स्किन हो जाती है। क्यों? क्योंकि भाई ब्लड का लॉस हुआ है तो बॉडी कंपनसेट करने की कोशिश करेगी। अब ब्लड का लॉस होगा तो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर कम होगा, तो उसे बीपी कम होगा, और फिर हार्ट उसको कंपनसेट करने के लिए हार्ट रेट क्या हो जाती है दोस्तों, इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, और जब स्किन है उसको सही तरह से ब्लड सप्लाई नहीं हो जाती है, तो स्किन कैसे हो जाती है दोस्तों, कूल एंड क्लैमी स्किन हो जाती है। पेशेंट को यहाँ पर ब्लड कलेक्ट होगा तो उसको अंदर लेता जाएगा, तो उसको आपको देखिएगा कि पेशेंट बार बार क्या कर रहा है दोस्तों, स्वेलो कर रहा है। तो फ्रीक्वेंट स्वेलोइंग भी क्या होती है ऐसे पेशेंट के अंदर देखने को मिलती है। चलो आ जाओ। तो क्वेश्चन है दोस्तों, पहला है कि भाई क्या चीज इंक्लूड करोगे। पहला इसमें दे रखा है कि भाई साइन लैंग्वेज। देखो साइन लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज, ये चीजें है ना, हम ऐसे पेशेंट के लिए करेंगे दोस्तों कि जैसे इस पेशेंट में, इस क्वेश्चन में वैसे भी डायरेक्टली कुछ दे नहीं रखा है। सबसे बेस्ट जो आंसर है वो तो इसोफेजियल स्पीच हो गया, लेकिन फिर भी आपको सर ये क्यों नहीं है, तो देखो साइन लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज जो इलिटरेट जो पेशेंट है उनके लिए ज्यादा बेनिफिशियल रहता है। अगर आपको यहाँ पर दे देता है, मान लो कि इलिटरेट है और इसोफेजियल स्पीच ऑप्शन में नहीं देता, तो उस कंडीशन के अंदर आप साइन लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज इनका यूज कर सकते हो। और कंप्यूटर जनरेटेड स्पीच दोस्तों हर किसी पर्सन के द्वारा क्या नहीं की जा सकती है, यूज क्यों नहीं जा सकती है। इसके लिए पेशेंट थोड़ा सा ज्यादा एजुकेटेड होना चाहिए। दोनों चीजों में यही हो गया, एक में तो बिल्कुल क्या हो, इलिटरेट है उनके लिए यूज करनी चाहिए, और एक वो थोड़ा सा क्या हो, फैमिलियर हो। ठीक है, फैमिलियर हो आज की चीजों के साथ में, तो वो कंप्यूटर जनरेटेड जो स्पीच है दोस्तों उसका क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। और लास्ट क्या है दोस्तों, इसोफेजियल स्पीच। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, इसोफेजियल स्पीच होगा। बस सबसे बेस्ट ये तरीका होता है, पेशेंट को सिखाते हैं कि भाई कैसे आपको इसोफेजियल स्पीच है। तो पेशेंट जो है ना गले में से बोलता है। आप यूट्यूब पे जाके कुछ वीडियोस देख सकते हो इसोफेजियल स्पीच की। ठीक है, तो उस प्रकार से बोलते हैं कि दोस्तों ये वीडियो इसोफेजियल, मतलब ऐसी आवाज आती है बाहर अच्छे से गले से, है ना। मैं मजाक नहीं उड़ा रहा किसी का, बट मैं उस वे में बताना चाहता हूँ आपको कि आपको पता लगे कि एयर को बाहर निकालते हुए गले से आवाज क्या की जाती है, प्रोड्यूस की जाती है। दैट इज नोन एज इसोफेजियल स्पीच। तो लिख लो इसमें, देखो लैरिंजेक्टोमी के बाद, लैरिंजेक्टोमी के बाद नर्स को या नर्स के द्वारा, लिखो यार थोड़ी सी हिंदी में भी प्रॉब्लम आ रही है। नर्स के द्वारा पेशेंट को इसोफेजियल स्पीच के बारे में टीचिंग देनी चाहिए। स्पीच के बारे में टीचिंग देनी चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, कुछ एक चीज और बताना चाहता हूं आपको। चलो अगले क्वेश्चन में बता दूंगा मैं। ठीक है, क्वेश्चन में बता देता हूं, अगला क्वेश्चन भी हो जाएगा उससे हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, एक क्लाइंट हैज ए लैरिंजेक्टोमी। एक क्लाइंट है उसको लैरिंजेक्टोमी हुआ है। द अवॉइडेंस ऑफ विच एक्टिविटी, कौन सी एक्टिविटी को अवॉइड करना चाहिए, आइडेंटिफाई बाय द क्लाइंट इंडिकेट दैट द नर्स टीचिंग अबाउट एक्टिविटीज एंड द स्ट्रोमा इज अंडरस्टूड। भाई इनमें से ऐसी कौन सी जो एक्टिविटी है दोस्तों नर्स को, पेशेंट को समझानी चाहिए कि भाई आपका अगर लैरिंजेक्टोमी हुआ है तो आपको ऐसी जो एक्टिविटीज है दोस्तों इनको क्या करना है, आपको अवॉइड करना है। तो अब नर्स को ये बताना है उसको कि भाई कौन सी एक्टिविटीज को क्या करना चाहिए दोस्तों, अवॉइड करना चाहिए। अब आपको सीधी सी बात ये पता है दोस्तों कि जो पेशेंट है ना लैरिंजेक्टोमी का, दोबारा से एक बार मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूं ताकि आपको जो क्वेश्चन है उनके भी बारे में पता लगे। लैरिंजेक्टोमी है तो वोकल कॉर्ड या ग्लोटिस जो कैंसर है मोस्ट कॉमन होता है। ठीक है, इसके अलावा दूसरा क्या ध्यान रखना है आपको दोस्तों कि स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ द लैरिंजियल कैंसर। अगर हम सेल के अकॉर्डिंग देखेंगे तो स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा है, अगर साइड के अकॉर्डिंग देखेंगे तो वोकल कॉर्ड है।
इट इज मोर कॉमन इन मेल एज कंपेयर टू फीमेल, इट इज अबाउट 10:1, 10:1 के अनुपात में रहता है, मेल के अंदर 10 गुना फीमेल की तुलना में ये पाया जाता है। अगर हम इसके रिस्क फैक्टर की बात करें तो अल्कोहल, स्मोकिंग, ठीक है, इसके अलावा एक केमिकल है, एस्बेस्टोस है, एयर पोल्यूशन हो सकता है, और एज भी इसका एक क्या होता है, रिस्क फैक्टर होता है, क्योंकि ओल्ड एज में ज्यादा देखने को ये मिलता है। इसके बाद में अब आपको याद करना है मेरे साथ साथ में, है ना, ऐसे नहीं, आप मैं कोशिश करूंगा कि क्लास में आपको चीजें याद हो। इसके अलावा आपको याद रखना है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में हॉर्सीनेस ऑफ द वॉइस देखने को मिलती है। इसके अलावा दोस्तों जो पेशेंट है उसको क्या होता है, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग देखने को मिल सकती है, जिसे हम डिजीनिया कहेंगे। बोलने में भी इसको प्रॉब्लम हो सकती है, जिसे हम किस नाम जानेंगे दोस्तों, डिस्फोनिया के नाम से जानते हैं। इसके अलावा सोर थ्रोट देखने को मिलता है, ठीक है, क्या देखने को मिलता है, सोर थ्रोट जो है दोस्तों वो देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो ये सारे जो कॉमन जो फीचर है दोस्तों क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन उन्होंने बता दिए, और बाकी मैंने आपको पिछले क्वेश्चन बताए हैं। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि इसका जो मैनेजमेंट है वो लेंजेक्टोमी के बाद में बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो वो उस चीज पे भी हमने फोकस किया था। तो अब देखो आप यहाँ पे कि भाई कौन कौन सी एक्टिविटीज को अवॉइड करना चाहिए। अब आपको पता है दोस्तों कि जो क्लाइंट है इसके अगर हम मैनेजमेंट की बात करें तो रेडियोथेरेपी यूज करते हैं, लेजर सर्जरी जिसको हम ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं एज कम्पेयर टू रेडियोथेरेपी, अगर अर्ली स्टेज के अंदर कैंसर फर्स्ट एंड सेकंड स्टेज में होता है तब, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों क्या होता है कि सर्जरी के अंदर आती है आपकी पार्शियल लेरेंजेक्टोमी, एक वोकल कॉर्ड को रिमूव करते हैं। इसके अलावा दोस्तों आपकी टोटल लेरेंजेक्टोमी या कंप्लीट लेरेंजेक्टोमी, दोनों वोकल कॉर्ड को रिमूव करके, और यहाँ पर हम क्या बना देते हैं दोस्तों, ओपनिंग या स्टोमा बना देते हैं। और एक रेडिकल है जिसमें दोनों वोकल कॉर्ड साथ में जितने भी सराउंडिंग जो टिश्यूज हैं, मसल्स, लिम्फ नोड्स, सबको क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आपको क्या ध्यान रखना है कि जैसे ही सर्जरी हो गई ना, बाकी का मैनेजमेंट हमने पढ़ लिया, भैया स्टोमा हो गया, ओपनिंग हो गया। अब ओपनिंग होने के कारण जो पेशेंट है ना दोस्तों, ओपनिंग होने के कारण यहाँ पर क्या जा सकता है, वाटर जा सकता है, वाटर क्या जा सकता है, अंदर जा सकता है। इसलिए हम जो पेशेंट है दोस्तों उसको बताते हैं कि भाई आपको वाटर जो स्पोर्ट्स है ना उनसे क्या रहना है दोस्तों, दूर रहना है, ठीक है। वाटर स्पोर्ट क्या कर सकते हैं दोस्तों, वाटर स्पोर्ट, वाटर अंदर एंटर कर सकता है, और पेशेंट को एस्पिरेशन होने के भी क्या हो सकते हैं, चांसेस होते हैं, ठीक है। इस चीज के लिए हम पेशेंट को क्या करते हैं दोस्तों, समझाते हैं। इसके अलावा पेशेंट को कुछ चीजें और चीजें भी समझाते हैं कि जैसे भाई आप कुछ चीजों में आपको करने में क्या हो सकती है दोस्तों, प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे स्ट्रो का यूज करने में, क्योंकि यहाँ से प्रेशर लगता है, जब आप स्ट्रो से कोई चीज खींचते हो तो स्ट्रो का यूज करने में उसको प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है उसको। इसके अलावा कई बार जैसे एयर ब्लोइंग है उसको करने में भी क्या हो सकती है दोस्तों, प्रॉब्लम हो सकती है, विस्लिंग करने में प्रॉब्लम हो सकती है, सीटी बजाने में भी क्या हो सकती है, प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये सब चीजें हम उसे पढ़ाते हैं, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों जो पेशेंट है स्ट्रेनस एक्सरसाइज के लिए हम मना नहीं करते। अगर पेशेंट ऐसी कोई कंडीशन यहाँ से इंक्लूडेड नहीं, पेशेंट एक्सरसाइज नहीं कर सकता है, अगर पेशेंट डिजनिया नहीं है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो स्ट्रेनस एक्सरसाइज करने में उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। स्लीपिंग विद पिलोज में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर ये किसी भी प्रकार का ऑब्स्ट्रक्शन कॉज नहीं कर रहा। तो ऐसे नहीं कि आपने यहाँ दबा दिया और फिर कह रहे हो मैं तो ऐसे सोता हूँ, तो वो अलग तरीका है। अगर आप नॉर्मल वे में सो रहे हो पिलो के साथ में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। हाई ह्यूमिडिटी एनवायरमेंट, ठीक है, इसमें दे रखा है दोस्तों कि अवॉइडेंस नहीं होगा। हाई ह्यूमिडिटी जो एनवायरमेंट है ना दोस्तों उसको तो हम क्या करते हैं दोस्तों, प्रेफरेंस देते हैं, ठीक है। हाई ह्यूमिडिटी एनवायरमेंट को हम क्या देते हैं, प्रेफरेंस देते हैं, जो कि मैंने आपको रीजन बताया था कि जब हम नोज से रेस्पिरेशन लेते हैं तो ये नेजल म्यूकोसा के कारण जो एयर है वो थोड़ी क्या हो जाती है, ह्यूमिडिफाइड हो जाती है। लेरेंजेक्टोमी के बाद में ओपनिंग होगी, डायरेक्टली एयर जाएगी, एयर ड्राई रहेगी, तो उसके कारण हम कोशिश करते हैं कि जो सराउंडिंग जो एनवायरमेंट है दोस्तों वो कैसा हो जाए, ह्यूमिडिफाइड हो जाए। तो ह्यूमिडिफाइड होने के कारण क्या एनवायरमेंट रहेगा तो एयर भी ह्यूमिडिफाइड रहेगी, तो वो डायरेक्टली ड्राइनेस कोज नहीं करेगी, ठीक है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा दोस्तों वो क्या होगा, वाटर स्पोर्ट होगा। तो लिख लो लेरेंजेक्टोमी के बाद पेशेंट को वाटर स्पोर्ट एक्टिविटीज को अवॉइड करने के लिए कहते हैं, क्योंकि वाटर जो ओपनिंग बनते हैं स्टोमा के कारण अंदर एंटर कर सकता है, के कारण अंदर जा सकता है, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, लेना चाहता है कोई बच्चा अगर। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ए क्लाइंट इज एडमिटेड फॉर एन एक्जर्वेशन ऑफ एम्फाइसीमा। एक क्लाइंट है दोस्तों, ठीक है, उसको एम्फाइसीमा का क्या है दोस्तों, सिम्टम आया। द क्लाइंट हैज ए फीवर, चिल्स एंड डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग ऑन एक्सर्शन, ठीक है।
तो जो क्लाइंट है दोस्तों उसको क्या हो जाता है, फीवर हो जाता है, चिल्स हो जाता है और डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग होता है जब वो क्या करता है, काम करता है, ठीक है, एक्टिविटी करता है। जैसे रेस्ट में कर रहा है तब तो नहीं होगा, लेकिन जैसे ही वो चलने लगेगा, काम करेगा, तो उस दौरान उसको क्या होती है, ये चीजें क्या हो रही है दोस्तों, ज्यादा डेवलप होती है। फीवर चीज तो डेवलप होता ही है, लेकिन डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग कब डेवलप होती है, एक्सर्शन पे डेवलप होती है। ऐसे मत कह देना कि फीवर भी एक्सर्शन पे डेवलप होता है। व्हाट इज द प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन बेस्ड ऑन द क्लाइंट्स हिस्ट्री एंड प्रेजेंट स्टेटस, ठीक है। तो प्रेजेंट स्टेटस के अकॉर्डिंग आपको दोस्तों प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन किस पे देना है। अब आपको इस क्वेश्चन को भी देखना है, ठीक है। एम्फाइसीमा मैंने आपको अच्छे से पढ़ा हुआ है, सीओपीडी है, दो डिजीज आती है, एक एम्फाइसीमा आती है, एक क्रोनिक ब्रोंकाइटिस आती है। एम्फाइसीमा के अंदर मैंने आपको क्या बताया था, आप अच्छे से याद करो कि दोस्तों एम्फाइसीमा के अंदर क्या हो जाता है कि जो टर्मिनल जो ब्रोंक्यूल है उससे आगे का जो एयरवे है उसका परमानेंट क्या हो जाता है, डायलेशन हो जाता है। अब वो डायलेशन के कारण कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, मैंने आपको समझाया था, लेकिन दोस्तों वो डायलेशन नॉर्मल डायलेशन नहीं होता। उसके अंदर क्या हो जाता है कि जो एयरवेज हैं उनके अंदर क्या बन जाते हैं दोस्तों, ब्लेब्स एंड बुलीज बनते हैं, ब्लेब्स एंड बुलीज बनते हैं। तो उसके कारण क्या होती है, तो एयर है वो रुक जाती है, ठीक है, एयर ट्रैप होने लग जाती है, एयर क्या होने लग जाती है, ट्रैप होने लग जाती है, ठीक है। ये हमने बात की थी एम्फाइसीमा के बारे में, और ज्यादा डिटेल में पढ़ना है तो पिछली वीडियोस पे जाके देख सकते हो ना। तो भाई ऐसे पेशेंट के अंदर देखो पहला दे रखा है चेकिंग फॉर द कैपिलरी रिफिल। कैपिलरी रिफिल है ना दोस्तों, अगर मान लो हमें क्वेश्चन में कुछ ऐसी चीजें दे रखी होती कि जो पेशेंट का भाई ऑक्सीजन का लेवल बिल्कुल गिर चुका है, PO2 है, तब उस कंडीशन के अंदर हम कैपिलरी रिफिल को चेक करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो मेन जो फोकस है ना दोस्तों, वो क्या कर रखा है कि भाई जो क्लाइंट है उसको फीवर है, चिल्स है और डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग है, ठीक है। तो आपको मेन चीज इसमें क्या करनी है दोस्तों, उस पर फोकस करना है। तो कैपिलरी रिफिल से रिलेटेड हमें डायरेक्टली कोई इंडिकेट नहीं किया गया कि भाई जो पेशेंट है वो साइनोसिस के अंदर डेवलप हो रहा है, ऐसी कोई कंडीशन आपको दे रखी हो, तब तो आप इस चीज को क्या कर सकते हो दोस्तों, सोच सकते हो, ठीक है। और वो मैंने आपको समझा रखा है कि साइनोसिस होती है या नहीं होती। सेकंड दे रखा है दोस्तों कि जो पेशेंट है उसके अंदर एनकरेजिंग इंक्रीज फ्लूइड इनटेक, ठीक है। वैसे भी आपको पता है दोस्तों, मैंने आपको बताया था क्रोनिक ब्रोंकाइटिस है उसके अंदर साइनोसिस डेवलप होती है, वहां पर हम कैपिलरी रिफिल को ज्यादा प्रेफरेंस देंगे एज कंपेयर टू एम्फाइसीमा। एम्फाइसीमा जो है पिंक पफर्स कहलाते हैं, वहां पर इतनी साइनोसिस डेवलप नहीं होती है, ठीक है। क्यों, क्योंकि जो PCO2 का लेवल इतना नहीं बढ़ता है, और वहां पर क्या हो जाता है दोस्तों, PCO2 का लेवल बढ़ जाता है, ठीक है। तो उसके बारे में हमने बात की हुई है। तो फ्लूइड इनटेक को इनक्रीज करेंगे, इसको भी अभी बाद में बताऊंगा आपको। सक्शनिंग सीक्रेशंस फ्रॉम द एयरवे, तो इस क्वेश्चन में दोस्तों आपको कहीं भी ये नहीं दे रखा कि जो एयरवे है वो क्या कर रहा है दोस्तों, एयरवे जो है दोस्तों वो सीक्रेशंस के कारण क्या हो रखा है, ऑब्स्ट्रक्ट हो रखा है, ठीक है। ऐसा आपको नहीं दे रखा, तो इसलिए ये नहीं आएगा। एडमिनिस्ट्रिंग ए हाई कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन, मैंने आपको बताया था दोस्तों हमेशा जो ऑक्सीजन है वो बहुत लो कंसंट्रेशन पे दी जाती है, 1 to 2 लीटर पर मिनट, और वो भी हम किसके द्वारा देते हैं दोस्तों, नेजल कैनुला के द्वारा देते हैं। किसके द्वारा देते हैं, नेजल कैनुला के द्वारा देते हैं, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो राइट जो आंसर है ना दोस्तों इस क्वेश्चन का, जो राइट आंसर होगा दैट वुड बी एनकरेजिंग द इंक्रीज फ्लूइड इनटेक। जो फ्लूइड इनटेक उसको क्या करेंगे दोस्तों, एनकरेज करेंगे। क्यों एनकरेज करेंगे दोस्तों फ्लूइड इनटेक को, क्यों, क्योंकि इस क्लाइंट को क्या है दोस्तों, एक तो क्या हो रखा है, फीवर हो रखा है, ठीक है। फीवर के कारण क्या हो सकता है दोस्तों, उसके अंदर फ्लूइड इनटेक की कमी हो सकती है, और डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग हो रहा है। मान लो कि वैसे भी हम फ्लूइड इनटेक को क्या करते हैं दोस्तों, ऐसे क्लाइंट के अंदर क्या करते हैं, एनकरेज करते हैं कि मान लो कि अगर म्यूकस व्यूकस बना हुआ भी है तो वो क्या होगा, उसको वो विसिड होता है, तो उसको लूज करने में क्या करेगा दोस्तों, वो हेल्प करेगा। तो सबके बारे में हमने क्या हुआ है, पढ़ा हुआ है। तो इस क्वेश्चन का राइट जो आंसर होगा दोस्तों वो क्या होगा, मेन फोकस यहाँ पर किस पे करना है, आपको फीवर पे करना है। तो एनकरेज करेंगे हम इंक्रीज्ड फ्लूइड इनटेक। तो लिख लो अगर एम्फाइसीमा के क्लाइंट में, अगर एम्फाइसीमा के क्लाइंट में, सीमा के क्लाइंट में फीवर डेवलप होता है, अगर एम्फाइसीमा के क्लाइंट में फीवर डेवलप होता है, अगर एम्फाइसीमा के क्लाइंट में फीवर डेवलप होता है तो फ्लूइड इनटेक को एनकरेज करना चाहिए। तो फ्लूइड इनटेक को एनकरेज करना चाहिए, करना चाहिए। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों वो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपको मतलब एक क्वेश्चन से कई सारी डिजीजेज की पॉजिटिव एजेंट का क्या लगेगा, पता लगेगा। ए नर्स इज केयरिंग फॉर ए क्लाइंट हुज हिस्ट्रीज इंक्लूड वेरियस हेल्थ प्रॉब्लम। एक नर्स एक पेशेंट की केयर कर रही है और वो हिस्ट्री देखती है, वो कहती है कि ये पेशेंट जो है कई सारी हिस्ट्री से क्या है दोस्तों, वो कंप्लेन कर रहा है। दीज प्रॉब्लम्स, वो कहता है कि मेरे को एक बार स्कारलेट फीवर आया हुआ है, एक बार मुझे ओटाइटिस मीडिया हुआ है, एक बार मुझे बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस हुआ है, एक बार कह रहा है कि मुझे क्या हुआ है, र्यूमेटिक फीवर हुआ है, और एक बार मुझे क्या हुआ है दोस्तों, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हुआ है। ठीक है, तो मैंने आपको पढ़ाई हुई है इसमें से कई चीजें, जैसे ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के बारे में हमने क्या की हुई है दोस्तों, बात की हुई है ना। तो व्हाट कॉमन फैक्टर लिंकिंग दिस डिजीज शुड द नर्स कंसीडर, कि भाई ऐसी जो कंडीशन है दोस्तों, ऐसी कंडीशन के अंदर जो नर्स है
उसको क्या सोचना चाहिए कि भाई ये डिजीज किस चीज से लिंक हो रही है। पहला जो ऑप्शन इसमें दे रखा है, मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूं, शायद आपको दिख कम रहा होगा। पहला ऑप्शन क्या दे रखा है दोस्तों कि ये जो जितनी भी डिजीजेज दे रखी है आर सेल्फ लिमिटिंग इन्फेक्शन कॉज्ड बाय स्पाइरेला, कि स्पाइरेला के कारण होती है, तो बिल्कुल गलत है। इनका पॉजिटिव एजेंट स्पाइरेला नहीं होता है। ठीक है, अब ऐसा तो है नहीं कि सर क्यों नहीं होता है, भाई कोई डिजीज है, हर डिजीज का अलग अलग पॉजिटिव एजेंट होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपको सर इसका भी एक्सप्लेनेशन दे दो, ये चीज कोई नहीं है, इन सबका एक ही पॉजिटिव एजेंट होता है। ये जितनी भी जो डिजीजेज दे रखी ना, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपके लिए बहुत अच्छी चीज है कि आपको इतनी सारी डिजीजेज हैं दोस्तों, उनका एक ही क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या करना है, सॉरी एक ही पॉजिटिव एजेंट याद करना है। कैन बी कंट्रोल्ड थ्रू चाइल्डहुड वैक्सीनेशन, तो इनमें से वैक्सीनेशन से ये डिजीज क्या नहीं हो सकती दोस्तों, कंट्रोल नहीं हो सकती है। कोई वैक्सीन नहीं बनी है जो इसका पॉजिटिव एजेंट है उसके लिए। आर कोज्ड बाई पैरासाइटिक बैक्टीरिया, बैक्टीरिया कभी भी पैरासाइट नहीं होते हैं दोस्तों, बैक्टीरिया कभी भी क्या नहीं होते हैं, पैरासाइट नहीं होते हैं। तो ये तो पहली सेंटेंस गलत होगी, दैट नॉर्मली लाइव आउटसाइड द बॉडी, तो बिल्कुल गलत है। इसके बाद है रिजल्ट फ्रॉम स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन दैट एंटर बाय द अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। ठीक है दोस्तों, ये किसके कारण होता है, स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन के कारण होती है। जितनी भी जो डिजीजेज आपको दे रखी है ना दोस्तों, ये सारी की सारी डिजीजेज किससे होती हैं, स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन से होती हैं, जो कि किसके द्वारा एंटर करता है हमारी बॉडी के अंदर, अपर रेस्पिरेटरी जो ट्रैक्ट है ना दोस्तों, उसके द्वारा क्या करता है दोस्तों, ये एंटर करता है। तो इसमें लिख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ध्यान रखना, क्योंकि आपको कितनी सारी डिजीजेज के बारे में ये बता रहा है। ठीक है, तो इसमें लिखो, बस यही नाम लिख लो सारे, स्कारलेट फीवर, कोमा, ओटाइटिस मीडिया, ओटाइटिस मीडिया, बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस, बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस, कोमा, र्यूमेटिक फीवर, र्यूमेटिक फीवर एंड ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस का पॉजिटिव एजेंट स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन होता है, स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन होता है। कम्युनिटी एसोसिएटेड जो न्यूमोनिया है उसका क्या पॉजिटिव एजेंट है, मुझे कमेंट करके बताइए। जो भी बच्चे मेरी क्लासेस देखते हैं, मैं कोशिश किया करूंगा बीच बीच में से पीछे के क्वेश्चन उठा के आपको दूंगा, तो बताओ जो इससे रिलेटेड आएंगे। कम्युनिटी एसोसिएटेड जो न्यूमोनिया है उसका मोस्ट कॉमन पॉजिटिव एजेंट क्या है। ठीक है, तो ये आप याद रखना। अब इसमें देखो कुछ हम ट्रिक बना सकते हैं कि इनको याद रखने के लिए। एक एस है, एक बार आप कोशिश करो इसकी ट्रिक बनाने की ताकि आपको ये ट्रिक से याद हो जाए। एस है, एक ओ है, एक बी है, एक आर है और एक क्या है, जी है। ठीक है, तो इसको आप ट्रिक बना के मुझे बताओ कि क्या ट्रिक बना सकते आपको, ताकि ये याद हो जाए आपको जल्दी। जिसकी ट्रिक अच्छी लगेगी अगली क्लास में मैं उसको बताऊंगा आपको। ठीक है, तो इसमें ये लिखवा दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों हमारे सामने वो क्या है कि एक क्लाइंट इज एडमिटेड टू द इंटेंसिव केयर यूनिट विद एक्यूट पल्मोनरी एडिमा। एक क्लाइंट है दोस्तों, उसको क्या है, एक्यूट पल्मोनरी एडिमा है, विच रैपिडली एक्टिंग इंट्रावेनस डायूरेटिक शुड द नर्स एंटीसिपेट विल बी प्रिस्क्राइब। कि कौन सी एंटीबायोटिक क्या करते हैं दोस्तों हम इसके अंदर मेनली प्रिस्क्राइब करते हैं। तो बात करते हैं पल्मोनरी एडिमा की। पल्मोनरी एडिमा, accumulation of fluid in alveoli and interstitial space of the lungs is called pulmonary edema। देखो सिंपल सी बात है, पहली बात क्या है, एडिमा। एडिमा का मतलब क्या होता है मेनली कि भाई इंटरस्टिशियल जो स्पेस होता है उसके अंदर जो फ्लूइड का एक्यूमुलेशन होता है उसे हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों, एडिमा के नाम से जानते हैं। जैसे मान लो ये सेल है, सेल के बीच में जो स्पेस बच गया उसे हम किस नाम से जानते हैं, जो स्पेस के अंदर जो फ्लूइड आ गया, तो अगर फ्लूइड का ज्यादा एक्यूमुलेशन हो रहा है तो इसे हम किस नाम से जानते हैं, एडिमा के नाम से जानते हैं।
अब पल्मोनरी एडिमा है तो ज्यादा टफ मत बनाओ, दिमाग को ज्यादा मत घुमाओ, बस इसमें लंग्स जोड़ दो। तो लंग्स के अंदर होता है, दो जगह याद रखनी है, एक आपको लंग्स के अंदर एल्वियोलाई याद रखनी है और एक आपको लंग्स के अंदर इंटरस्टिशियल स्पेस याद रखना है। तो लंग्स के अंदर एल्वियोलाई और इंटरस्टिशियल स्पेस है दोस्तों, उसके अंदर अगर फ्लूइड का क्या हो जाता है, एक्यूमुलेशन हो जाता है, तो उसे हम किस नाम से जानते हैं, पल्मोनरी एडिमा के नाम से जानते हैं। इसे हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों, पल्मोनरी एडिमा के नाम से जानते हैं। अब इसके कोजेज पढ़ते हैं। इसके जो कोजेज होते हैं ना दोस्तों, क्या क्या कोजेज होते हैं, तो सबसे पहला इसका जो कोज है दोस्तों वो क्या होता है कि लेफ्ट, या ऐसे लिख लो, लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर, लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर, लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर है। अभी समझा दूंगा मैं आपको, एक एक करके समझाऊंगा मैं आपको, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों ऐसी कोई भी कंडीशन जो हमारी बॉडी के अंदर जो प्रोटीन है उसको क्या करती हो, कम करती हो, तो हाइपोएल्ब्यूमिनेमिया, एल्ब्यूमिन जो प्रोटीन है दोस्तों उसको क्या कर रही है, कम कर रही है, तो वो सारी कंडीशंस भी इसके अंदर क्या होंगी दोस्तों, इंक्लूड होंगी। तो उसको हम किस नाम जानते हैं, हाइपोएल्ब्यूमिनेमिया के नाम से जानते हैं। तो कौन कौन सी कंडीशन हो सकती है दोस्तों, जैसे जो कोई भी क्लाइंट है, ठीक है, उसको मान लो कि जैसे लीवर डिजीज है, लीवर डिजीज के कारण भी ऐसा हो सकता है, ठीक है, या फिर दोस्तों किडनी डिजीज से रिलेटेड भी हो सकता है, जैसे लीवर सिरोसिस हो गया, उसके अंदर प्रोटीन क्या हो सकती है, कमी हो सकती है, ठीक है, लीवर सिरोसिस के अंदर प्रोटीन का फॉर्मेशन करने में प्रॉब्लम हो, ठीक है, तो उसके कारण भी हो सकती है, या किडनी के अंदर किडनी फेलियर हो जाए तो उसके कारण भी हो सकता है दोस्तों, ठीक है। तो लीवर डिजीज के कारण, या न्यूट्रिशनल भी हो सकता है कि आपकी बॉडी के अंदर प्रोटीन की कमी है, अगर टोटल बॉडी में प्रोटीन की कमी होगी दोस्तों तो जो एल्ब्यूमिन है उसकी भी क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। कारण करता कैसे है अभी हम बात करेंगे ना, अब ये मैं सोच नहीं सर ने सीधा लिख दिया और बस बताया नहीं कि सर ये हो कैसे रहा है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे अभी, ठीक है, इसके कारण। इसके अलावा दोस्तों ऐसे क्लाइंट जिनको अंदर हाइपर टेंशन देखने को मिलता है, हाइपर टेंशन देखने को मिलता है, उनके अंदर भी ज्यादा होता है, या फिर दोस्तों ऐसे क्लाइंट जिनके अंदर SIADH देखने को मिलता है, ठीक है, जो एंटी डायरेटिक जो हार्मोन है दोस्तों उसका जो सीक्रेशन है वो ज्यादा हो जाता है, एंडोक्राइन सिस्टम में मैंने बहुत अच्छे से डिटेल में आपको बता रखा है, ठीक है। तो उसके कारण भी क्या हो सकता है दोस्तों, आपको ये देखने को मिल सकता है, ठीक है। हाइपरटेंशन भी लिखा हो सकता है, या डायरेक्टली आपको पल्मोनरी हाइपरटेंशन भी मिल सकता है, इसमें पल्मोनरी हाइपरटेंशन भी मिल सकता है। अब देखो कैसे समझना है इसको, हमारी बॉडी के अंदर हमारा जो ब्लड है उसका जो प्रेशर है या ब्लड की जो अमाउंट है वो कई चीजों के ऊपर क्या करती है दोस्तों, डिपेंड करती है, ठीक है। ये मान लो ब्लड वेसल है, ये इनके अंदर क्या है दोस्तों, ब्लड है। तो दोस्तों ब्लड के अंदर वाटर की जो अमाउंट है, या हम सीधा डायरेक्टली कहें ब्लड की जो अमाउंट है दोस्तों, वो क्या करती है, प्रेशर लगाती है। तो उसे हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के नाम से जानते हैं। उसे हम किस नाम जानते हैं दोस्तों, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के नाम से हम उसे जानते हैं। ये हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्या काम करता है दोस्तों, कि बाहर की तरफ क्या लगाता है दोस्तों, प्रेशर लगाता है, बाहर की तरफ क्या लगाता है दोस्तों, प्रेशर लगाता है, ठीक है। अब बाहर की तरफ प्रेशर लगाता है तो मतलब कि ये क्या काम करता है कि जो फ्लूइड है उसको बाहर की तरफ भेजने की क्या करता है दोस्तों, कोशिश करता है। बाहर की तरफ मतलब इंटरस्टिशियल स्पेस मानोगे आप, यहाँ पे क्या मानोगे दोस्तों, कि इंटरस्टिशियल जो स्पेस है उसके अंदर भेजेगा, जो कि एडिमा कोज करेगा, जो कि क्या कोज कर सकता है, एडिमा। इसके अलावा दोस्तों एक हमारे ब्लड के अंदर क्या पाई जाती है दोस्तों, प्रोटीन्स पाई जाती हैं, क्या पाई जाती हैं, प्रोटीन्स पाई जाती हैं। और ये जो प्रोटीन है दोस्तों, ये जो प्रेशर बनाती है इसे हम किस नाम से जानते हैं, दिस इज नोन एज ओनकोटिक प्रेशर। इसे हम किस नाम जानते हैं दोस्तों, ओनकोटिक प्रेशर के नाम से जानते हैं। ये ओनकोटिक प्रेशर उल्टा काम करता है, ठीक है, ये इधर की तरफ मतलब इंटरस्टिशियल स्पेस का जो फ्लूइड है दोस्तों उसे खींचने की कोशिश करता है ये, ठीक है, तो अपनी तरफ खींचेगा ये। एक जो कैपिलरीज जो होती है दोस्तों, इनके अंदर क्या पाई जाती है, परमेबिलिटी पाई जाती है, परमेबिलिटी। अगर मान लो कि जो परमेबिलिटी है वो बैलेंस बनाती है कि भाई कौन सा फ्लूइड इधर जाएगा और कौन सा जाएगा, तो दोनों तरफ काम करती है। ज्यादा परमेबिलिटी होगी तो जो फ्लूइड है दोस्तों वो ब्लड वेसल से इंटरस्टिशियल स्पेस में जाएगा, और कम अगर परमेबिलिटी होगी दोस्तों, परमेबिलिटी का लॉस हो गया तो फिर वो जैसे परमेबिलिटी ज्यादा हो गई तो वो क्रॉस कराएगा, दोनों तरफ क्या कर सकता है दोस्तों, क्रॉस कर सकता है, ठीक है। और कम परमेबिलिटी हो तो क्रॉस करने में क्या आएगी, प्रॉब्लम आएगी, ठीक है, प्रॉब्लम आएगी। सीधी सी बात ये देखो कि परमेबिलिटी का मतलब यहाँ पर हो गया कि क्रॉस कर सकता है, परमेबिलिटी का मीनिंग ये हो गया, ठीक है, कि ऐसे मान लो कि पोर्स बने हुए हैं और इससे क्या कर सकता है, बाहर जा सकता है अगर परमेबिलिटी क्या है, ज्यादा है। और अगर नहीं है दोस्तों तो वो नहीं जा पाएगा। तो उसके ऊपर भी क्या करता है दोस्तों, ये डिपेंड करता है। ज्यादा परमेबिलिटी होगी तो फ्लूइड बाहर की तरफ क्या हो जाता है, लीक होने लग जाता है, फ्लूइड बाहर की तरफ क्या होने लग जाता है, लीक होने लग जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर मालूम ब्लड वेसल में परमेबिलिटी ज्यादा हो गई तो यहाँ से फ्लूइड क्या होगा, इस तरफ क्या करेगा, इंटरस्टिशियल स्पेस में क्या करेगा, लीक करेगा, इंटरस्टिशियल स्पेस में क्या करेगा दोस्तों, लीक करेगा। तो तीन फैक्टर मैंने आपको बताए, वही आपको याद रखने हैं, एक ओनकोटिक प्रेशर, एक हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, और एक क्या होगा दोस्तों, आपका परमेबिलिटी। अब क्या होगा दोस्तों, जैसे कि मान लो पहली कंडीशन है दोस्तों, उसके अंदर आपको दे रखा है भाई लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर हो गया।
अब क्लाइंट के अंदर जब लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर हो जाएगा, ठीक है, लेफ्ट साइड क्या हो जाएगा दोस्तों, हार्ट फेलियर हो जाएगा, मतलब कि मेनली यहां पर इसकी बात करते हैं यहाँ पे, जैसे ये राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, ये राइट वेंट्रिकल और ये लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो ये हार्ट फेल हो जाएगा तो दोस्तों कि जो ब्लड है वो आगे पंप नहीं होगा, वो ब्लड क्या नहीं होगा दोस्तों, आगे पंप नहीं होगा। अब ब्लड आगे पंप नहीं होगा तो बैक फ्लो होगा, तो लेफ्ट वेंट्रिकल से किधर जाएगा, एट्रियम में, इसके बाद कहां पर पहुंचेगा, ये जो पल्मोनरी वेन इसको लेके आती है उल्टा किधर पहुंचेगा दोस्तों, ये लंग्स के अंदर पहुंचेगा, ठीक है। तो लंग्स के अंदर क्या होगा दोस्तों, इसके कारण पल्मोनरी हाइपरटेंशन होगा, क्या होगा, पल्मोनरी हाइपरटेंशन देखने को मिलेगा। अब पल्मोनरी हाइपरटेंशन का मतलब वही हो गया कि भाई ज्यादा ब्लड की अमाउंट हो गई तो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। अब हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ज्यादा इंक्रीज होगा दोस्तों, तो ये है आपकी एल्वियोलाई, ये क्या है दोस्तों, एल्वियोलाई है। तो ये एल्वियोलाई जो है दोस्तों, इनके चारों तरफ भी क्या होती है, कैपिलरीज होती है, इनके चारों तरफ क्या होती है दोस्तों, कैपिलरीज होती है, और ये कैपिलरीज जो है दोस्तों, इनके अंदर ब्लड जाएगा तो ये ब्लड क्या होगा, इसका प्रेशर बढ़ेगा, यहां पर ब्लड का प्रेशर बढ़ेगा दोस्तों, तो ये जो फ्लूइड है ना इसको क्या करती है, यहाँ पे शिफ्ट कर देती है, किसके अंदर शिफ्ट कर देती है, एल्वियोलाई, और जो लंग्स के जो टिश्यूज हैं, जो इंटरस्टिशियल जो स्पेस है वहां पर उसको क्या कर देगी दोस्तों, ट्रांसफर करेगी। क्यों, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर एकदम से फ्लूइड का प्रेशर, ब्लड का जो प्रेशर है वो इस जगह पे क्या हुआ है दोस्तों, इंक्रीज हुआ है, तो यहाँ पर फ्लूइड का क्या हो जाएगा दोस्तों, एक्यूमुलेशन हो जाएगा। इसे ही हम किस नाम से जानेंगे, पल्मोनरी एडिमा के नाम से जानेंगे। इसे हम किस नाम से जानेंगे दोस्तों, पल्मोनरी एडिमा के नाम से जानेंगे। दूसरा मैंने आपको क्या बताया दोस्तों कि जो प्रोटीन है उसकी क्या हो जाए, कमी हो जाए, मतलब कि ऑनकोटिक जो प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जब ऑनकोटिक प्रेशर कम होगा तो सिंपल सी बात है, यहां पर वापस यहीं पे समझो कि जब ऑनकोटिक प्रेशर दोस्तों क्या होगा, कम होगा, तो यहां से जो भी मान लो हल्का भी फ्लूइड जो बन रहा है ना उसको खींचने का क्या करता है दोस्तों, काम करता है वो। अब ऑनकोटिक प्रेशर कम हो गया तो ये क्या काम करेगा दोस्तों कि जो लंग्स के जो टिश्यूज हैं या फिर जो इंटरस्टिशियल स्पेस है या जो एल्वियोलाई है दोस्तों, वहां से ये फ्लूइड को नहीं खींचेगा, तो फ्लूइड की जो अमाउंट है दोस्तों वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। वो फ्लूइड की जो अमाउंट है दोस्तों वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, जिसके कारण भी क्या डेवलप हो सकता है, पल्मोनरी एडिमा डेवलप हो सकता है, पल्मोनरी एडिमा डेवलप हो सकता है। ऐसा ही सेम पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो गया, वही चीज, ज्यादा प्रेशर पड़ेगा, हाइपरटेंशन भी होगा, ज्यादा प्रेशर पड़ेगा। ऐसा ईडीएस के अंदर भी क्या होगा दोस्तों, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन का जब लेवल है वो इंक्रीज होगा तो डायूरेसिस नहीं होगा, तो यूरिन बाहर नहीं जाएगा, फ्लूइड की अमाउंट बढ़ेगी, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर बढ़ेगा, बीपी बढ़ेगा, ठीक है, बीपी बढ़ेगा तो पल्मोनरी हाइपरटेंशन होगा, पल्मोनरी हाइपरटेंशन होगा तो जो फ्लूइड है दोस्तों वापस से क्या, जो इंटरस्टिशियल स्पेस है लंग्स के अंदर वहां पर जाने लग जाएगा, वहां पर उसका क्या होगा, एक्यूमुलेशन होगा, और एक्यूमुलेशन के कारण क्या देखने को मिलेगा, पल्मोनरी जो एडिमा है वो देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये सब इसके क्या हो गए दोस्तों, कोजेज हो गए हैं। तो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, मेरे हिसाब से आपको समझ में आया भी होगा थोड़ा बहुत, तो ज्यादा भी नहीं। अब अगर हम इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की बात करें कि भाई कैसे कैसे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या हो सकते हैं दोस्तों, क्लाइंट को देखने को मिल सकते हैं, तो ऐसे क्लाइंट के अंदर एक तो देखने को मिलेगा दोस्तों डिजनिया, डिजनिया भी है ना, ऐसे क्लाइंट के अंदर पैरोक्सिमल नोक्चूर्नल डिजनिया देखने को मिलता है, पैरोक्सिमल नोक्चूर्नल डिजनिया देखने को मिलेगा। अब पैरोक्सिमल नोक्चूर्नल जो डिजनिया है दोस्तों उसका क्या मीनिंग है, एक्चुअली में क्या है, दिन के दौरान है ना, फिर भी मान लो आप यूरिन पास करते हो ज्यादा, तो यूरिन पास करने के कारण क्या होता है दोस्तों, फ्लूइड की अमाउंट क्या होती है, कम होती है। नाइट के दौरान क्या देखने को मिलता है, जैसे आप सो गए, सोने के बाद में आपने अब सुबह ही यूरिन पास करोगे तो जो फ्लूइड की जो अमाउंट हो क्या हो सकती है, बढ़ सकती है, ठीक है। वैसे बॉडी कोशिश करती है कि भाई जो यूरिन है उसका प्रोडक्शन भी कम हो, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा मान लो, ठीक है, और जो फ्लूइड की अमाउंट है दोस्तों वो नाइट के दौरान क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो ऐसे पेशेंट के अंदर एकदम से सडन, एकदम से पेशेंट सोता रहेगा, सोते सोते कहेगा कि मुझे क्या नहीं आ रही दोस्तों, सांस नहीं आ रही है, क्यों, क्योंकि उस पेशेंट के अंदर क्या हुआ है दोस्तों, एकदम से पैरोक्सिमल का मतलब हो गया सडन, सडन नाइट टाइम में जो पेशेंट है दोस्तों उसको अगर डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग होती है तो उसे हम किस नाम से जानते हैं, पैरोक्सिमल नोक्चूर्नल डिजनिया के नाम से जानते हैं। तो ये सिम्टम ऐसे पेशेंटों के अंदर क्या होता है, देखने को मिलता है। अब दोस्तों हार्ट फेलियर अगर हुआ है मान लो लेफ्ट साइड, तो उसके कारण क्या होगा, जो ब्लड है वो बैक फ्लो करेगा। अब बैक फ्लो करेगा तो जो वेनस सिस्टम है उसका जो ब्लड है दोस्तों वो भी क्या हो जाता है, इंक्रीज होता है। तो उसके कारण क्या होता है दोस्तों कि जुगुलर वेनस जो डिस्टेंशन है वो भी देखने को मिल सकता है। तो कुछ पेशेंट के अंदर जुगुलर वेनस डिस्टेंशन देखने को मिलता है। एक क्वेश्चन और आता है दोस्तों, ध्यान रखना कि इसके अंदर जो स्पूटम का जो कलर होता है ना वो थोड़ा सा पिंक होता है, तो पिंक फ्रोथी स्पूटम देखने को मिलता है, पिंक फ्रोथी स्पूटम ऐसे क्लाइंट के अंदर देखने को मिलता है। पिंक फ्रोथी जो स्पूटम है दोस्तों वो ऐसे क्लाइंट के अंदर आपको देखने को मिलता है, पिंक फ्रोथी स्पूटम देखने को मिलता है। इसके अलावा दोस्तों क्लाइंट है उसके अंदर टैकीकार्डिया हो सकता है,
ठीक है। अगर लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर हुआ है दोस्तों तो जो ब्लड है वो क्या नहीं हो रहा, पुश नहीं हो रहा, अब ब्लड बॉडी सिस्टम में नहीं जा रहा। तो जब अब पल्स को फील करोगे तो वो कैसे फील होगी आपको बताओ, बाउंडिंग होगी या 3D होगी? भाई ब्लड ही नहीं जा रहा तो 3D पल्स फील होती है। तो टैकीकार्डिया तो होता है लेकिन उसको क्या देखने को मिलती है, 3D पल्स देखने को मिलती है। लेकिन मैं फिर भी आपको थोड़ा समझाना चाहता हूं कि हम इतनी डिटेल में पढ़ नहीं सकते, वो कोज पे डिपेंड करता है, ठीक है। जैसे मान लो सिर्फ हाइपरटेंशन कोज है ना तो उसमें नहीं होगा, उसके अंदर 3D पल्स देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन अगर वेंट्रिकुलर फेलियर हुआ है ना तो उसके कारण आपको 3D पल्स देखने को मिलती है। तो ऐसे डायरेक्टली हम कह भी नहीं सकते कि भाई 3D पल्स होगी। लेकिन अगर आपको कोज दे दे, फिर पल्मोनरी एडिमा का सिम्टम पूछे ना कि एक पेशेंट है सफरिंग फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर, ठीक है, उसके बाद में देते ही सफरिंग फ्रॉम पल्मोनरी एडिमा, और फिर उसके बाद में आपसे देख भाई इसके क्या क्या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखने को मिलेंगे, तब आप वहां पर आप 3D पल्स भी कहोगे भाई ये भी क्या होता है, देखने को मिलता है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों टैकीपनिया देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये सिम्टम बहुत है, बस इतने लिख लो। PO2 का जो लेवल है, ऑक्सीजन का लेवल है, वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ध्यान रखना कि पल्मोनरी जो एडिमा है दोस्तों एक लाइफ थ्रेटनिंग मेडिकल इमरजेंसी है। ऐसे नहीं है कि आप इसको इग्नोर करोगे, लाइफ थ्रेटनिंग, पेशेंट की डेथ भी हो सकती है इसमें, मेडिकल इमरजेंसी है ये, मेडिकल इमरजेंसी, ठीक है। अब इसका मैनेजमेंट पढ़ते हैं, ज्यादा इतना डिटेल में पढ़ना नहीं है कुछ, बस जो थोड़ा सा बताऊं वो आप उसको थोड़ा सा ध्यान रख लेना, ठीक है। मैनेजमेंट के अंदर क्या होता है दोस्तों, एक तो हम इसके अंदर क्या देते हैं, वैसोडाइलेटर्स देते हैं क्लाइंट को, क्या देते हैं दोस्तों, वैसोडाइलेटर्स देते हैं, ठीक है। जैसे नाइट्रोग्लिसरीन दे दिया, एंटीजी दे दी, ठीक है। इसके अलावा क्या देते हैं दोस्तों, पेशेंट को हम डायूरेटिक्स देते हैं, अगर फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हुआ है तो डायूरेटिक्स देते हैं, और पोटेंशियल डायूरेटिक्स देते हैं जो थोड़ी सी क्या हो, पावरफुल हो। तो इसमें मेनली लूप डायूरेटिक्स का यूज करते हैं, इसका यूज करते हैं लूप डायूरेटिक्स, जो लूप ऑफ हेनले पे काम करती हैं, और वो मेनली कौन सी होती है दोस्तों, आपको फ्यूरासेमाइड, ये लेसिक्स के नाम से मिलती है हॉस्पिटल के अंदर, जो ट्रेड नेम है इसका वो क्या है, लेसिक्स है, ठीक है। तो जो डायूरेटिक्स है दोस्तों वो भी हम क्या करते हैं इसके अंदर प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा दोस्तों ट्रीटमेंट ऑफ अंडरलाइंग कोज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, भाई किस कारण से हुआ है, ट्रीटमेंट ऑफ अंडरलाइंग कोज, ट्रीटमेंट ऑफ अंडरलाइंग जो कोज है दोस्तों वो क्या होता है, ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बस आप तो इतना ही याद रख लो, बहुत काम से हो जाएगा आपका, सिंपल सा। इसके अलावा जैसे पेशेंट है उसको रेस्टलेसनेस, एंजाइटी ये ज्यादा होती है तो मोर्फिन भी प्रोवाइड करते हैं इसके अंदर, ठीक है, ज्यादा एंजाइटी होती है तो। वैसे ज्यादातर है ना मोर्फिन हम रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर के अंदर हम इग्नोर करते हैं, क्यों, क्योंकि रेस्पिरेटरी कंप्रेशन खुद ही कोज करती है, ओपियोइड्स ड्रग है, ठीक है। लेकिन ज्यादा अगर पेशेंट के अंदर एंजाइटी हो रही है तो उस कंडीशन के अंदर हम दे सकते हैं। आ जाओ अब नेक्स्ट क्वेश्चन सीधा सा है दोस्तों कि कौन सी डायूरेटिक देते हैं, तो मैंने आपको बताया हुआ है कि इसके अंदर कौन सी डायूरेटिक देते हैं दोस्तों, लेसिक्स देते हैं या फ्यूरासेमाइड देते हैं। ये ज्यादा पोटेंट होती है इन सब की कंपेयर में, क्लोरोथाइजाइड और स्पाइरोलेक्टोन की कंपेयर में। एसिटाजोलामाइड तो वैसे भी हम नहीं देते, ये तो ग्लूकोमा की कंडीशन में दी जाती है। जो पेशेंट है उसको जो ग्लूकोमा है दोस्तों उस कंडीशन के अंदर इंट्राओक्यूलर जो प्रेशर है दोस्तों उसको कम करने के लिए क्या दी जाती है, एसिटाजोलामाइड दी जाती है, डाइमॉक्स के नाम से आती है, आपने सबने सुना ही होगा। और स्पाइरोलेक्टोन और क्लोरोथाइजाइड है ये फ्यूरासेमाइड की तुलना में कम पोटेंट होती है, कम पावरफुल होती है, ठीक है, इसलिए इनको हम कम देते हैं। तो फ्यूरासेमाइड ड्रग दी जाती है। तो लिख लो एक्यूट पल्मोनरी एडिमा में, मतलब एकदम से डेवलप हुआ है, एक्यूट पल्मोनरी एडिमा में क्लाइंट को लूप डायूरेटिक्स प्रोवाइड की जाती हैं, एग्जाम्पल के रूप में लिख लो लेसिक्स, फ्यूरासेमाइड लिखो, लेसिक्स तो ट्रेड नेम है, हो सकता है कि एग्जाम में आपको वो लेसिक्स लिख के नहीं देगा, तो ठीक है, ज्यादातर हमारे एग्जाम में नहीं लिखते हैं ना, एक ही जो केमिकल नेम है वही आता है, ट्रेड नेम नहीं आता है, ठीक है। तो फ्यूरासेमाइड। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों क्या है कि व्हाट नर्सिंग एक्शन विल मोस्ट हेल्प ए क्लाइंट ऑब्टेन मैक्सिमम बेनिफिट्स आफ्टर पोस्चुरल ड्रेनेज। भाई एक क्लाइंट को आप क्या दे रहे हो दोस्तों, पोस्चुरल ड्रेनेज दे रहे हो, तो मैक्सिमम जो बेनिफिट है ना ऐसे क्लाइंट को कब देखने को मिलता है। पोस्चुरल ड्रेनेज इज द पार्ट ऑफ चेस्ट फिजियोथेरेपी। पोस्चुरल जो ड्रेनेज है दोस्तों वो चेस्ट फिजियोथेरेपी का क्या है, एक पार्ट है। चेस्ट फिजियोथेरेपी के अंदर कई सारी चीजें क्या करते हैं हम इंक्लूड करते हैं, जैसे कि इंसेंटिव स्पायरोमेट्री।
जिसके बारे में मैं आपको अच्छे से पढ़ा चुका हूं कि कैसे इसको यूज करते हैं। हम इसके बारे में क्या कर चुके हैं दोस्तों, बात कर चुके हैं, ठीक है। इसके अलावा हम इसके अंदर परक्यूजन टेक्निक यूज करते हैं, परक्यूजन जो टेक्निक है दोस्तों वो यूज करते हैं। इसके अलावा वाइब्रेशन टेक्निक यूज करते हैं, वाइब्रेशन टेक्निक यूज करते हैं। और एक हम इसके अंदर यूज करते हैं दोस्तों पोस्चुरल ड्रेनेज, पोस्चुरल ड्रेनेज, ठीक है। इंसेंटिव स्पेरोमेट्रिक को मैं आपको बता चुका हूं कि किस प्रकार से इसका यूज किया जाता है, वो हम पढ़ चुके हैं। परक्यूजन टेक्निक के अंदर जो हैंड है दोस्तों, उनको कप लाइक स्ट्रक्चर में लाके हम उसको क्या करते हैं दोस्तों, जो पेशेंट है जहां पर हमें लगे, क्योंकि जैसे भी ये प्रोसीजर जो भी किया जाता है चेस्ट फिजियोथेरेपी, उसको करने से पहले हमें हमेशा पेशेंट की जो वाइटल साइन है वो हम क्या करते हैं, असेस करते हैं। इसके अलावा जो पेशेंट है दोस्तों, उसके अंदर जो ब्रीथ साउंड है ना वो सुनते हैं, और ब्रीथ साउंड को सुनकर हम ये पता लगाते हैं कि कहां पर ज्यादा सीक्रेशंस बने हुए हैं। अब जिस जगह पे ज्यादा सीक्रेशन बने हुए हैं उस जगह पर हम क्या करते हैं दोस्तों, मेनली परक्यूजन और वाइब्रेशन क्या किया जाता है, ठीक है। तो परक्यूजन में कप हैंड बना के, हैंड को कप की तरह बना के और फिर परक्यूजन दिया जाता है। और अगर हम बात करें दोस्तों वाइब्रेशन में, दोनों हाथों का यूज करके हम क्या करते हैं, उस जगह पे क्या करते हैं दोस्तों, पेशेंट को हम क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं, ठीक है। और पोस्चुरल ड्रेनेज में कुछ नहीं है दोस्तों कि पेशेंट को अलग अलग क्या कर दिए जाते हैं, पोजिशन दी जाती है, ठीक है। जिस प्रकार से पेशेंट के अंदर सीक्रेशंस बने हुए हैं उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं दोस्तों, पेशेंट को पोजीशन देते हैं, और पोजीशन को चेंज करवा के हम क्या करते हैं दोस्तों, ये जो सीक्रेशंस उनको बाहर निकालने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। तो एक बार मैं थोड़ा सा दिखाना चाहता हूं आपको। जैसे ये जो टेक्निक है दोस्तों, दैट इज परक्यूजन, ठीक है। कप शेप हैंड बना लिया हमने, ऐसे 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 फिर देते हैं ऐसे, ठीक है, ऐसे ऐसे कप शेप, कप बना के, और इस प्रकार से क्या करते हैं, हम परक्यूजन करते हैं। तो ये हो गया परक्यूजन, ठीक है। जैसे ये यहाँ पर दिख रहा है, तो दिस इज वाइब्रेशन, पेशेंट को ऐसे हिलाते हैं, बिल्कुल वाइब्रेट करते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया दोस्तों, वाइब्रेशन टेक्निक हो गई। तो वाइब्रेशन टेक्निक से भी हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, ये प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। पोस्चुरल ड्रेनेज का मतलब क्या होता है दोस्तों, अलग अलग क्या दी जाती है, पोजीशन दी जाती है। जैसे मान लो अपर सेगमेंट के अंदर है, लंग्स के अगर अपर जो सेगमेंट है दोस्तों, उसके अंदर है पोस्चुरल ड्रेनेज लिखा हूं मैंने, पेरिटोनियल डायलिसिस नहीं लिखा, ठीक है। तो पोस्चुरल जो ड्रेनेज जो है दोस्तों, उसमें अगर अपर सेगमेंट लंग्स के अंदर है, तो मैं बहुत ज्यादा पोजीशन आपको नहीं लिखाऊंगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे, बिल्कुल याद भी नहीं करोगे फिर। अपर सेगमेंट के अंदर है तो दोस्तों मेनली हम क्या कौन सी पोजीशन देते हैं, उसको फाउलर पोजीशन प्रोवाइड करते हैं। क्या प्रोवाइड करते हैं, जो फाउलर जो पोजीशन है दोस्तों, वो हम क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। और अगर लोअर सेगमेंट के अंदर है, और अगर ये चीज दोस्तों लोअर सेगमेंट के अंदर ज्यादा सीक्रेशंस बने हुए हैं, ज्यादा म्यूकस जमा हुआ है, तो उस कंडीशन के अंदर हम क्या देंगे, क्या तो साइड लाइन पोजीशन देंगे या फिर प्रोन देंगे। साइड लाइन या प्रोन पोजीशन क्या करते हैं दोस्तों, हम प्रोवाइड करते हैं। बस इतना याद रख लो। जैसे ही ये सब दे दिया दोस्तों, मतलब पूरी चेस्ट फिजियोथेरेपी के बाद हर कोई सी भी टेक्निक हो, पेशेंट को हम डीप ब्रीथिंग के लिए क्या करते हैं दोस्तों, कफिंग एंड डीप ब्रीथिंग के लिए क्या करते हैं, इंकरेज करते हैं। कफिंग एंड डीप ब्रीथिंग के लिए क्या करते हैं दोस्तों, इंक्रीज करते हैं। क्यों? क्योंकि जो सीक्रेशंस जो बाहर आएंगे ना, देखो इसके द्वारा तो हमने सीक्रेशंस को लिक्विफाई किया है, ठीक है। ये सारी जो टेक्निक है उसके द्वारा सीक्रेशन क्या किया दोस्तों, लिक्विफाई किया है। अब लिक्विफाई करने के बाद में हमें उनको बाहर निकालना है, तो बाहर निकालने के लिए क्या करना है दोस्तों, क्लाइंट खुद करेगा। क्लाइंट क्या करता है दोस्तों, कफिंग और जो डीप ब्रीथिंग है दोस्तों वो करता है, हमेशा ये ध्यान रखना। इसके अलावा दोस्तों हमेशा ऐसे क्लाइंट के अंदर जो फ्लूइड इनटेक है उसको भी क्या करते हैं, हम इंकरेज करते हैं। इंकरेज करते हैं किसको, फ्लूइड इनटेक को। क्यों? क्योंकि फ्लूइड के कारण और ज्यादा क्या होगा, सीक्रेशंस लिक्विफाई होंगे, क्योंकि सीक्रेशंस थोड़े से विसिड होते हैं, गाढ़े होते हैं। तो फ्लूइड इनटेक को भी हम क्या करते हैं दोस्तों, इंक्रीज करते हैं। इसके अलावा प्रोसीजर से पहले भी और प्रोसीजर के बाद में भी हम क्या करते हैं दोस्तों, ब्रीथ साउंड सुनते हैं। बिफोर एंड आफ्टर जो ब्रीथ साउंड है दोस्तों, वो प्रोसीजर से पहले भी सुनेंगे, और प्रोसीजर के हम क्या करते हैं, बाद में भी क्या करते हैं, ब्रीथ साउंड और वाइटल्स क्या करते हैं दोस्तों, पेशेंट के क्या करते हैं, हम असेस करते हैं, ठीक है। चलो आ जाओ वापस। इसमें दे रखा है भाई पोस्चुरल ड्रेनेज के बाद में मैक्सिमम बेनिफिट कब मिलेगा। भाई इस पेशेंट को हम एनकरेज करेंगे कि वो क्या करे, कफिंग करे। कैसे? डीपली। तो उसको क्या मिलेगा दोस्तों, वो जो चीजें हैं, जो भी म्यूकस से लिक्विफाई वो बाहर आएगा। तो इनकरेज करते हैं कफिंग डीपली। एडमिनिस्टर पीआरएन ऑक्सीजन, यहाँ पर ऐसी कोई कंडीशन नहीं दे रखी है कि हमें पेशेंट को क्या देनी पड़े, ऑक्सीजन देनी पड़े, और यहाँ पर ऑक्सीजन की कोई डायरेक्टली कोई जरूरत नहीं होती है, ठीक है। प्लेस द क्लाइंट इन सिटिंग पोजीशन। सिटिंग पोजीशन सिर्फ देने से जो क्लाइंट की सीक्रेशन से वो बाहर नहीं आएंगे, साथ में आपको क्या करना पड़ेगा, उसको एनकरेज करना पड़ेगा कि वो कफिंग करे क्या, डीपली। एनकरेज द क्लाइंट टू रेस्ट फॉर ए हाफ आवर, ठीक है। रेस्ट कब किया जाएगा, जब पेशेंट कफिंग डीपली कर लेगा, तब हम उस पेशेंट को क्या देते हैं दोस्तों, रेस्ट देते हैं। हम कोशिश करते हैं कि पेशेंट को ज्यादा से ज्यादा रेस्ट मिले। कोशिश करते हैं कि मील टाइम के दौरान हम उसको ये चेस्ट फिजियोथेरेपी नहीं करवाएं, जब वो खाने के टाइम में उस दौरान नहीं कराएं, क्योंकि उसको एनर्जी की जरूरत है। आप उसे पहले करवा रहे हो, अब कहोगे आ जाओ बाद में खाना खाना, अब ये करना। और सीक्रेशंस में भी क्या होती है दोस्तों, प्रॉब्लम होती है, क्योंकि उसको अलग अलग पोजीशन चेंज करवाते हैं। खाना खाने के बाद भी करवाओगे तो उसमें भी क्या होगी, उसे प्रॉब्लम होगी। तो ये चीजें भी क्या रखी जाती है, ध्यान रखी जाती है। इसलिए एनकरेज करते हैं कि इसको कफिंग डीपली करने के लिए। तो लिख लो, पूरे में लिख लो, चेस्ट फिजियोथेरेपी के बाद, चेस्ट फिजियोथेरेपी
ब्रैकेट में लिख लो पोस्चुरल ड्रेनेज, पोस्चुरल ड्रेनेज, पोस्चुरल ड्रेनेज के बाद क्लाइंट को कफिंग एंड डीप ब्रीथिंग के लिए, कफिंग एंड डीप ब्रीथिंग के लिए एनकरेज किया जाता है, कफिंग एंड डीप ब्रीथिंग के लिए एनकरेज किया जाता है, कफिंग और डीप ब्रीथिंग के लिए एनकरेज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार, आपको बहुत अच्छे से आता है ये क्वेश्चन सब बच्चों को। एक क्लाइंट विद एम्फाइसीमा एक्सपीरियंस ए सडन एपिसोड ऑफ शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ एंड इज डायग्नोज्ड विद स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरैक्स। ठीक है, कि जो क्लाइंट है दोस्तों उसको एकदम से क्या हुआ, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हुई और उसको डायग्नोज हुआ स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरैक्स। ठीक है, अभी मैंने आपको न्यूमोथोरैक्स नहीं पढ़ाया है, मुझे पता है, लेकिन फिर भी आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। क्यों? क्योंकि इस क्लाइंट के अंदर दे रखा है दोस्तों कि क्लाइंट जो है ना दोस्तों उसको क्या हो रखा है, एम्फाइसीमा हो रखा है। अब मैंने आपको बताया हुआ है कि दोस्तों एम्फाइसीमा में क्या होता है। द क्लाइंट आस्क हाउ कुड दिस हैव हैपेंड, व्हाट लाइकली कॉज ऑफ द स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरैक्स शुड द नर्स रेस्पॉन्स टेक इनटू द कंसीडरेशन। स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरैक्स का मीनिंग क्या होता है? स्पॉन्टेनियस, मैं आपको अच्छा से न्यूमोथोरैक्स पढ़ाऊंगा, पहले लेकिन सिर्फ स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरैक्स की बात करते हैं। न्यूमोथोरैक्स का मतलब तो सिंपल सी बात हो गई दोस्तों कि जो लंग्स का जो प्लूरल जो स्पेस है, ठीक है, इंट्राप्लूरल जो स्पेस है दोस्तों, उस इंट्राप्लूरल स्पेस के अंदर जो एयर है उसका क्या होने लग जाए दोस्तों, एक्यूमुलेशन होने लग जाए। एयर का क्या होने लग जाए दोस्तों, एक्यूमुलेशन होने लग जाए, जिसके कारण जो लंग्स है वो क्या हो जाए, कोलैप्स हो जाए। लंग्स क्या हो जाए दोस्तों, कोलैप्स होने के क्या हो सकते हैं, चांसेस हो सकते हैं। तो इसे हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों, न्यूमोथोरैक्स के नाम से जानते हैं। न्यूमो मतलब एयर, थोरैक्स मतलब यहाँ पर प्लूरल स्पेस है। तो प्लूरल स्पेस के अंदर, इंट्राप्लूरल स्पेस के अंदर क्या हो जाता है दोस्तों, एयर का एक्यूमुलेशन होने लग जाता है। तो इसे हम किस नाम से जानते हैं, न्यूमोथोरैक्स। स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरैक्स का मतलब क्या होगा दोस्तों, कि जो स्पॉन्टेनियस भी या सिंपल न्यूमोथोरैक्स भी बोलते हैं इसे, सिंपल या स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरैक्स में क्या होता है कि जो लंग्स के अंदर से एयर अगर आ रही है दोस्तों और उसके कारण न्यूमोथोरैक्स हो रहा है, तो उसे हम किस नाम जानते हैं, स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरैक्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगर बाहर से आ रही है तब नहीं कहलाएगा वो, बाहर से आ रही है तब नहीं कहलाएगा वो। ठीक है, कई उसके टाइप होते हैं, जैसे स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरैक्स होता है, एक ट्रोमेटिक होता है, एक ईट्रोजेनिक होता है, ठीक है, एक ओपन वर्सेस क्लोज्ड होता है। तो उसके उन सब के बारे में हम बात करेंगे, लेकिन पहले यहाँ पर स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरैक्स समझ में आ गया कि भाई एयर आ रही है ना तो उसका कारण लंग्स है। एयर आ रही है दोस्तों यहां से, तो उसका कारण क्या है दोस्तों, लंग्स है। अब ये पूछ रहा है कि भाई एम्फाइसीमा के क्लाइंट के अंदर स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरैक्स हुआ है, तो उसका क्या रीजन है, क्या रीजन है कि स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरैक्स हुआ है एम्फाइसीमा के क्लाइंट के अंदर। अब दोस्तों सबसे पहले तो मैंने आपको अच्छे से समझाया हुआ है कि एम्फाइसीमा क्या होता है। जब तक आपको एम्फाइसीमा के बारे में नहीं पता चलेगा तब तक आप उसको नहीं समझ पाओगे। तो मैंने आपको बताया था दोस्तों एम्फाइसीमा के अंदर क्या होता है कि जो रेस्पिरेटरी जो टर्मिनल जो ब्रोंक्यूल्स हैं उनके आगे जो रेस्पिरेटरी जो ब्रोंक्यूल्स हैं उनके अंदर क्या होने लग जाता है दोस्तों, डायलेशन होने लग जाता है। क्या होने लग जाता है, डायलेशन होने लग जाता है। दैट इज एबनॉर्मल डायलेशन। और उस डायलेशन को हम किस नाम से जानते हैं, ठीक है, जैसे मैं आपको समझाता हूं एक बार। जैसे मान लो दोस्तों ये ब्रोंक्यूल्स हैं, ये नॉर्मल है, लेकिन दोस्तों ये नॉर्मल न रहकर इनकी जो स्ट्रक्चर है वो इस प्रकार से हो जाए। अब नॉर्मल अगर रहती तो एयर आराम से क्या हो जाती, पास हो जाती, ठीक है, जाने में भी दिक्कत नहीं होती। लेकिन जब एबनॉर्मल होगी तो ये एयर क्या होगी दोस्तों, यहां पे ट्रैप होगी। एबनॉर्मल होगी तो ये एयर क्या होगी दोस्तों, यहां पे ट्रैप होने लग जाएगी। अब एयर की ट्रैपिंग होगी तो दोस्तों जितनी एयर यहां पर पहुंचनी चाहिए उतनी एयर यहां पे नहीं पहुंच पाएगी। अब इस एम्फाइसीमा के अंदर स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरैक्स क्यों होता है दोस्तों, कि यहां पर क्या है, एयर कलेक्टेड है और मान लो किसी भी कारण से दोस्तों ये जो एयर है, ये जो कलेक्टेड जो एयर है, इनको हम किस नाम से जानते हैं, इस स्ट्रक्चर को हम किस नाम से जानते हैं, ब्लेब्स के नाम से जानते हैं। और इनके जो ग्रुप है उसे हम बुली के नाम से जानते हैं। तो ये ब्लेब्स और जो बुली है ना दोस्तों, ये क्या हो जाए, ये रैप्चर हो जाए, टूट जाए। तो ये कई जगह से अगर एक साथ टूटेंगी तो वहां की जो एयर है वो बाहर निकलेगी और वो बाहर निकलकर वो कहां पहुंचेगी दोस्तों, आपकी जो प्लूरल जो स्पेस है वहां पे पहुंचेगी। और उस प्लूरल स्पेस के अंदर एयर क्या हो जाएगी दोस्तों, एक्यूमुलेट हो जाएगी। इसलिए एम्फाइसीमा में स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरैक्स होने का जो रीजन होता है वो क्या होता है कि ये जो ब्लेब है उनका क्या हो जाता है दोस्तों, रैप्चर हो जाता है। सब प्लूरल जो ब्लेब है मतलब कि पूरे लंग्स के अंदर होती है। अब प्लूरा के जस्ट पास में जो पाई जाएंगी, जस्ट नीचे जो पाई जाएंगी, वो अगर रैप्चर होंगी तो वो प्लूरा के अंदर एयर को क्या करेंगी, एंटर करेंगी।
अब एयर अगर प्लूरल स्पेस के अंदर आएगा दोस्तों तो इसे हम किस नाम से जानेंगे, न्यूमोथोरैक्स के नाम से जानेंगे। तो एम्फाइसीमा में न्यूमोथोरैक्स होने का रीजन क्या होता है कि जो प्लूरल जो कैविटी है या इंट्राप्लूरल जो स्पेस है उसके जस्ट नीचे पाए जाने वाले, जैसे यहाँ पे स्पेस है उसके जस्ट नीचे पाए जाने वाले जो ब्रोंक्यूल्स हैं दोस्तों, उनके ब्रोंक्यूल्स के अंदर बनने वाले ब्लेब्स और जो बुली हैं उनका क्या हो जाए, ब्रेकडाउन हो जाए। और ब्रेकडाउन होते ही वो जो एयर है दोस्तों वो किसके अंदर एंटर करेगी, जो प्लूरल स्पेस है उसके अंदर एंटर करेगी। इसे हम किस नाम से जानेंगे दोस्तों, इसे हम स्पॉन्टेनियस और सिंपल न्यूमोथोरैक्स के नाम से जानते हैं। तो ये क्या कहलाएगा आपका कि रैप्चर ऑफ द सब प्लूरल जो ब्लेब्स है, दिस इज द रीजन। देखो प्लूरल फ्रिक्शन रब, प्लूरल फ्रिक्शन रब का मतलब क्या होता है कि जो भाई जो दोनों जो लेयर है उनका फ्रिक्शन होने के कारण, तो ऐसी कंडीशन के अंदर पेशेंट को क्या होता है, जब इंस्पिरेशन करता है पेन फील होता है, लेकिन कभी भी क्या नहीं होता है दोस्तों, न्यूमोथोरैक्स नहीं होता है। तो इंस्पिरेशन के दौरान अगर आपको पेन फील हो रहा है तो ये जरूर सजेस्ट कर सकता है कि उस पेशेंट को क्या हो सकता है, प्लूरल फ्रिक्शन रब हो सकता है। कंफर्म तो हम अभी भी नहीं कर सकते क्योंकि कई सारे डिसऑर्डर्स के अंदर होता है, ठीक है। ट्रैकियो इसोफेजियल जो फिस्टुला है दोस्तों उसके अंदर एस्पिरेशन के चांसेस होते हैं, लेकिन न्यूमोथोरैक्स के मतलब आपने कुछ भी खाना वाना खाया और वो ट्रैकिया के अंदर चला गया, एस्पिरेशन हो गया, गैस्ट्रिक जो कंटेंट्स है वो ट्रैकिया में जा सकते हैं और पेशेंट को क्या हो सकता है दोस्तों, एस्पिरेशन हो सकता है। तो उसके कारण जरूर हो सकता है, तो ये कोई रीजन नहीं है यहाँ पे। पंचर वुंड ऑफ द चेस्ट वॉल, अगर चेस्ट वॉल के अंदर दोस्तों पंचर वुंड होता है ना तो बाहर से एयर जा रही है, जबकि मैंने आपको अभी बताया है कि सिंपल न्यूमोथोरैक्स के अंदर एयर बाहर से नहीं जाती है, अंदर से, लंग्स के अंदर से अगर एयर आ रही है ना दोस्तों उसके कारण अगर हो रहा है तो वो कहलाएगा। जबकि इसके अंदर एयर कहां से जा रही है, बाहर से जाएगी, पंचर वुंड होगा तो बाहर से जाएगी। तो ये क्या कोज कर सकता है दोस्तों आपका, ये आपका कोज कर सकता है क्या, ओपन न्यूमोथोरैक्स कोज कर सकता है, या फिर ट्रोमेटिक न्यूमोथोरैक्स कोज कर सकता है, या अगर मेडिकल प्रैक्टिस के कारण हुआ है तो ईट्रोजेनिक न्यूमोथोरैक्स कोज कर सकता है। बट ये कौन सा न्यूमोथोरैक्स कोज नहीं करेगा आपका, ये आपका सिंपल न्यूमोथोरैक्स कोज नहीं करेगा, सिंपल न्यूमोथोरैक्स कोज नहीं करेगा, ठीक है। तो ध्यान रखना, इसमें लिख लो एम्फाइसीमा के क्लाइंट में, एम्फाइसीमा के क्लाइंट में, एम्फाइसीमा के क्लाइंट में स्पॉन्टेनियस ब्रैकेट में लिख लो सिंपल न्यूमोथोरैक्स के डेवलपमेंट का कारण सब प्लूरल ब्लेब्स का रैप्चर होना है, सब प्लूरल ब्लेब्स का रैप्चर होना, सब प्लूरल ब्लेब्स का रैप्चर होना। एक क्वेश्चन और बताता हूं, सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, मैं अभी करवा देता हूं ताकि आपको वापस से समझाना नहीं पड़े इतना। देखो इस क्वेश्चन को देख लो, आप देख लेना, थोड़ा सा आगे 2-3 क्वेश्चन आगे होगा। एक क्लाइंट इज डायग्नोज्ड विद ए स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरैक्स, एक क्लाइंट है दोस्तों, उसको किस चीज के लिए डायग्नोज किया है, स्पॉन्टेनियस। मैंने ध्यान रखना, न्यूमोथोरैक्स मतलब एयर का एक्यूमुलेशन प्लूरल स्पेस में, स्पॉन्टेनियस का मतलब लंग्स के अंदर से आना चाहिए, बाहर से एयर नहीं जानी चाहिए, ठीक है। जैसे मान लो दोस्तों आपने गोली चलाई, ठीक है, और बंदूक की गोली जाके मेरे लगी, तो वो बाहर से लगी चेस्ट और माउथ, तो जो बाहर का जो एटमॉस्फेरिक जो एयर है जिसको इतना ज्यादा प्रेशर है, इस प्रेशर के कारण जो एयर है वो अंदर एंटर करेगी, लेकिन ये अंदर की एयर नहीं है। लेकिन अगर अंदर से, लंग्स के अंदर से एयर जाकर दोस्तों वो प्लूरल स्पेस के अंदर फिट हो तो उसे किस नाम से जानेंगे हम, सिंपल और स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरैक्स के नाम से हम उसे जानते हैं, ठीक है, सिंपल और स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरैक्स के नाम से जानते हैं। अब यहां पर यही पूछ रहा है, बस ये सिंपल सी बात है कि विच फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ द स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरैक्स शुड द नर्स इंक्लूड इन द टीचिंग प्लान फॉर द क्लाइंट। बताओ क्या होता है, क्या फिजियोलॉजिकल इफेक्ट होता है स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरैक्स के अंदर, क्या चीज देखने को मिलती है। एयर विल मूव फ्रॉम द लंग्स इनटू द प्लूरल स्पेस। बस सिंपल सी बात है भाई, एयर जो है वो लंग्स से जाएगी और किसके अंदर जाएगी दोस्तों, प्लूरल स्पेस के अंदर जाएगी। तो एयर विल मूव फ्रॉम द लंग्स इनटू द प्लूरल स्पेस, एयर विल मूव फ्रॉम द लंग्स इनटू द प्लूरल स्पेस, बस वही होगा। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट दे रखा है कि द हार्ट एंड ग्रेट वेसल्स शिफ्ट टुवर्ड द अफेक्टेड साइड, ठीक है। आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा कि जैसे कि टेंशन न्यूमोथोरैक्स के अंदर मेनली ये होता है, लेकिन ये भी नहीं होता जो इसमें दे रखा है, वो तो गलत ही दे रखा है बिल्कुल ही। टेंशन न्यूमोथोरैक्स के अंदर क्या होगा दोस्तों कि धीरे धीरे अगर जो एयर है वो एक्यूमुलेट हो रही है, कई सारे उसके कारण होते हैं। जैसे मैंने आपको चेस्ट ट्यूब में भी बताया था कि जब चेस्ट ट्यूब हम क्या कर देते हैं दोस्तों, क्लैंप कर देते हैं, ठीक है। तो उसके क्लैंप या ऑब्स्ट्रक्शन के कारण जो एयर है दोस्तों वो क्या होती रहेगी, एक्यूमुलेट होती रहेगी और प्रेशर डालती रहेगी, तो वो एकदम से डेवलप नहीं होता।
तो टेंशन न्यूमोथोरेक्स थोड़ा सा टाइम लेकर क्या होगा, डेवलप होगा। तो एयर का कंटिन्यूअस एक्यूमुलेशन के कारण जो न्यूमोथोरेक्स होता है दैट इज टेंशन न्यूमोथोरेक्स, या फिर वेंटिलेटर के कारण भी टेंशन न्यूमोथोरेक्स हो सकता है। अब टेंशन न्यूमोथोरेक्स जब क्लाइंट को अंदर डेवलप होता है ना दोस्तों, तो वो क्या काम करता है, वो कंप्रेस करता है। वो क्या करता है, कंप्रेस करता है एकदम से। देखो एक बार समझाता हूं मैं टेंशन न्यूमोथोरेक्स को। जब यहां पर दोस्तों न्यूमोथोरेक्स डेवलप होगा तो ये इस लंग्स को क्या करेगा दोस्तों, कंप्रेस करेगा। अब ये पूरा इसको जब ज्यादा कंप्रेस कर देता है दोस्तों, चारों तरफ से क्या होता है, कंप्रेस होता है, तो एक्चुअली में जैसे ये वाला साइड है, ये यहां पर न्यूमोथोरेक्स डेवलप हुआ है, इसमें नहीं हुआ। तो ये क्या काम करता है दोस्तों कि टेंशन न्यूमोथोरेक्स जब आगे की तरफ कंप्रेस करता है, तो कंप्रेस करने के कारण पहले तो ये लंग्स कोलैप्स होगा, तो ये लंग्स कोलैप्स होकर सिर्फ इतना रह जाएगा, और ये पूरा स्पेस क्या बन गया दोस्तों, प्लूरल स्पेस बन गया। सोचो ये पूरा स्पेस प्लूरल स्पेस बन गया। अब ये इस पे कंप्रेस डालेगा, इसको और कंप्रेस करेगी जब एयर, तो इसके कारण क्या होगा दोस्तों, जो ट्रैकिया है वो शिफ्ट होगी किधर, दूसरी साइड। दूसरी साइड कौन सी है, बात करेंगे। इसके अलावा जो ईसोफेगस है दोस्तों, वो भी क्या होगी, शिफ्ट होगी। जो हार्ट है, यहां पर हार्ट के ऊपर भी क्या पड़ेगा, प्रेशर पड़ेगा, हार्ट भी शिफ्ट होगा। और जो ब्लड वेसल्स है दोस्तों, जैसे जो ब्लड वेसल्स वेना का आवाज है मेनली, वो भी क्या होंगी, शिफ्ट होंगी। अब इसके शिफ्ट, ये सारी चीजें क्या होती है दोस्तों, टेंशन न्यूमोथोरेक्स के कारण क्या होती है, शिफ्ट होती है। इसे हम किस नाम जानते हैं, इसे हम जानते हैं मीडियास्टिनल शिफ्ट। तो मीडियास्टिनल जो शिफ्ट है ना, वो हो किस तरफ रहा है, ये एग्जाम में भी आपको देखने को मिलेगा, और जब मैं आपको एक्सरे फाइंडिंग बताऊंगा ना, तो उसमें भी आपको देखना है। उसमें आपको क्या देखना है दोस्तों, कि हमेशा जो मीडियास्टिनल जो शिफ्ट है, जो ट्रैकिया शिफ्ट हो रही है, ईसोफेगस हो रही है, हार्ट हो रही है, ब्लड वेसल्स हो रही है, ये हमेशा किस तरफ शिफ्ट होती है दोस्तों, अनअफेक्टेड साइड शिफ्ट होती है। क्यों, क्योंकि जो प्रेशर जो आ रहा है, वो प्रेशर तो कौन सी जगह से आ रहा है, अफेक्टेड साइड से आ रहा है ना, तो इस तरफ तो प्रेशर लगेगा नहीं। तो जो प्रेशर जो है दोस्तों, वो इस तरफ लगता है, वो प्रेशर जो है वो इस तरफ लगता है। तो उसके कारण क्या होगा, ये प्रेशर इस तरफ लगने के कारण दोस्तों, जो मीडियास्टिनल जो शिफ्ट होता है, ट्रैकिया, ईसोफेगस, हार्ट और ब्लड वेसल्स, ये सारी की सारी चीजें किधर शिफ्ट होती हैं दोस्तों, आपकी अनअफेक्टेड साइड क्या होती है, शिफ्ट होती है। जबकि इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि ये सारी चीजें क्या शिफ्ट होती है, अफेक्टेड साइड होती है। बिल्कुल गलत है। पहली बात तो ज्यादातर इसमें देखने को मिलता नहीं है, रेयरली देखने को मिलता है, मेनली टेंशन न्यूमोथोरेक्स का साइन होता है ये, और होगा भी तो कौन सी साइड होगा, अनअफेक्टेड साइड होगा। नेक्स्ट के अंदर देयर इज अ ग्रेटर नेगेटिव प्रेशर विद इन द चेस्ट कैविटी। अरे भाई, न्यूमोथोरेक्स का पूरा अगर आप चीज पढ़ोगे ना, तो न्यूमोथोरेक्स में मेन चीज क्या है कि भाई नेगेटिव प्रेशर ही मेंटेन नहीं रहता। भाई प्लूरल जो स्पेस है उसके अंदर क्या होता है, नेगेटिव प्रेशर होता है। वो नेगेटिव प्रेशर क्या काम करता है, लंग्स को एक्सपेंड करने में क्या करता है, हेल्प करता है। अब ये नेगेटिव प्रेशर ही तो नहीं रहता, जबकि यहां पर ये क्या दे रखा है कि इसके कारण जो नेगेटिव प्रेशर है वो बढ़ जाता है। तो ये तो प्रॉब्लम ही नहीं रहती अगर नेगेटिव प्रेशर ही बढ़ता। तो नेगेटिव प्रेशर नहीं बढ़ता है दोस्तों, मेनली नेगेटिव प्रेशर का लॉस होता है इसके अंदर, ठीक है, पॉजिटिव प्रेशर डेवलप होने लग जाता है। तो ये बिल्कुल गलत हो गया। कोलैप्स ऑफ द अदर लंग विल अकर इफ नॉट ट्रीटेड इमीडिएटली, ठीक है, कि भाई अदर लंग्स जो है वो दोस्तों क्या हो सकता है, कोलैप्स होता है। तो ये बहुत इंपेंडिंग है, जरूरी नहीं है, आगे हो सकता है। टेंशन न्यूमोथोरेक्स में ज्यादा देखने को मिलता है, स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरेक्स में ऐसा देखने को कम मिलता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरेक्स के जो रीजन जो होते हैं वो क्या बताया मैंने आपको, जो ब्लैब्स हैं उनका ब्रेकडाउन होना। हो सकता है कि दूसरे लंग्स के अंदर ये कंडीशन ही नहीं हो, दूसरे लंग के ब्रोंक्यूल्स जो है उनके अंदर जो ब्लैब्स है उनको फॉर्मेशन ही नहीं हुआ हो। तो हो सकता है कि सिंपल न्यूमोथोरेक्स में एक जो लंग्स है दोस्तों, दूसरा जो लंग्स है वो क्या रहे, सेफ रहे। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं होता है कि ऐसा देखने को ही आपको मिलेगा। तो ये भी क्या होगा, गलत हो गया। तो राइट जो आंसर होगा दोस्तों वो ये हो जाएगा, एयर विल मूव फ्रॉम द लंग्स इनटू द प्लूरल स्पेस। तो लिख लो स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरेक्स में, स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरेक्स में एयर, स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरेक्स में एयर लंग्स से प्लूरल स्पेस की तरफ मूव करती है, प्लूरल स्पेस की तरफ मूव करती है, ठीक है। तो एयर लंग्स से प्लूरल स्पेस की तरफ क्या करती है दोस्तों, मूव करती है। इसकी स्क्रीनशॉट ले लो आप। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। एक क्लाइंट इज डायग्नोज्ड विद एम्फाइसीमा फॉर व्हाट लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम शुड द नर्स मॉनिटर द क्लाइंट। जो क्लाइंट है दोस्तों उसको एम्फाइसीमा हुआ है, तो लॉन्ग टर्म जो प्रॉब्लम है वो क्या होगी। तो मैंने आपको बताया था दोस्तों कि
जो एम्फाइसीमा है उसके अंदर जो क्लाइंट है दोस्तों, उसके अंदर क्या होगा, जो एयर वो ट्रैप होगी, तो एयर के ट्रैप होने के कारण क्या होगा दोस्तों कि जो पेशेंट है ना उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होने लग जाएगा, रिटेंशन होने लग जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होने लग जाएगा दोस्तों, रिटेंशन होने लग जाता है। अब इसमें ना ये थोड़ा सा आपको इसको समझना पड़ेगा। एक्चुअली में क्या होगा दोस्तों, जैसे ही जो क्लाइंट है ना शुरू में क्या करेगा, जो असेसरी जो मसल्स है उनका क्या करेगा, यूज करेगा, तो धीरे धीरे जो क्लाइंट है वो थकेगा, तो थकने के कारण क्या होगा, जो CO2 को बाहर निकाल रहा था हाइपर वेंटिलेशन के द्वारा वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अब हाइपर वेंटिलेशन से मान लो CO2 बाहर नहीं निकल रही क्योंकि पेशेंट टायर्ड हो गया है, बार बार हाइपर वेंटिलेशन, कितनी देर तक आप हाइपर वेंटिलेट करोगे, तो उसके कारण CO2 का क्या होगा, रिटेंशन होगा। और उस CO2 के रिटेंशन के कारण जो दोस्तों जो क्लाइंट है उसको अंदर क्या होगा कि लॉन्ग टर्म में, क्योंकि स्टार्टिंग के अंदर तो वो क्या करेगा, कंपनसेट करेगा, उसको कोशिश करेगा CO2 को वॉश आउट करेगा, बाहर निकालेगा, लेकिन धीरे 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 क्या होगा दोस्तों, वो जो CO2 है वो क्या होती जाती है, एक्यूमुलेट हो जाती है। तो लॉन्ग टर्म के अंदर जो क्लाइंट है दोस्तों उसके अंदर क्या देखने को मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड का रिटेंशन देखने को मिलता है। ठीक है, लोकलाइज्ड टिश्यू नेक्रोसिस, तो टिश्यू नेक्रोसिस ऐसी कोई कंडीशन यहाँ पर देखने को नहीं मिलती है एम्फाइसीमा के अंदर। लोकलाइज्ड कोई भी टिश्यू है जो नेक्रोज हो गए हो तो ये कंडीशन नहीं देखने को मिलती है। जो डायलेशन है वो देखने को मिलता है मेनली, आपको मैंने बताया था कि जो टर्मिनल ब्रोंक्यूल है उससे आगे जो रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स है उनके अंदर ब्लेब्स और बुलीज क्या हो जाते हैं, फॉर्मेशन हो जाता है। तो लोकलाइज्ड कोई भी टिश्यू नेक्रोसिस देखने को नहीं मिलती है। ठीक है, इंक्रीज्ड रेस्पिरेटरी रेट ये देखने को मिल सकती है दोस्तों, लेकिन जब जो क्लाइंट है ना, जब उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का जो रिटेंशन होगा तो उस कंडीशन के कारण है ना दोस्तों, फिर जो क्लाइंट की जो रेस्पिरेटरी रेट है वो धीरे धीरे क्या होती जाती है, कम होती है। स्टार्टिंग में क्या होगा दोस्तों, जो रेस्पिरेटरी रेट है वो बढ़ेगी और हाइपर वेंटिलेशन होगा, लेकिन आगे जाके क्या होगा क्लाइंट के अंदर, जब ये लॉन्ग टर्म होगा तो जो क्लाइंट है दोस्तों उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होगा, रिटेंशन होगा और रेस्पिरेटरी रेट यहाँ पर कम देखने को मिलेगी। ठीक है, इसके बाद सैचुरेटेड हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है भाई ऑक्सीजन ही तो अवेलेबल नहीं है, तो हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कहां से सैचुरेटेड होंगे, तो जो हीमोग्लोबिन जो मॉलिक्यूल्स है दोस्तों उनको सैचुरेशन क्या हो जाता है, कम हो जाता है, तो वो सैचुरेटेड नहीं रहेंगे। ठीक है, तो ये उल्टा लिख रखा है, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। तो राइट जो आंसर होगा दोस्तों क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिटेंशन। तो लिख लो एम्फाइसीमा में लॉन्ग टर्म, एम्फाइसीमा में लॉन्ग टर्म एम्फाइसीमा में लॉन्ग टर्म कार्बन डाइऑक्साइड रिटेंशन देखने को मिलता है, रिटेंशन देखने को मिलता है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरैक्स इज सस्पेक्टेड इन ए क्लाइंट विद द हिस्ट्री ऑफ एम्फाइसीमा। एम्फाइसीमा का एक क्लाइंट है और उसके अंदर क्या हुआ है दोस्तों, स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरैक्स हुआ है। कारण क्या है, वही रीजन है, मेन सिंपल से रीजन है, ब्लैब्स बने, बुली बने, उनका क्या हुआ दोस्तों, रैप्चर हुए। वो रैप्चर होंगे तो वो एयर है दोस्तों, वो कहां पे जाएगी, आपकी जो प्लूरल स्पेस है उसके अंदर जाएगी, तो एयर का क्या होगा, एक्यूमुलेशन होगा, इसी कारण क्या होगा, न्यूमोथोरैक्स डेवलप होगा। इसे हम किस नाम जानते हैं, सिंपल और स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरैक्स के नाम से जानते हैं। इन एडिशन टू द कॉलिंग द हेल्थ केयर प्रोवाइडर व्हाट एक्शन शुड द नर्स टेक। ठीक है, तो एक बार हम बात करते हैं, सबसे पहले अब मैं आपको पढ़ाई देता हूं, न्यूमोथोरैक्स की बात करते हैं हम। न्यूमोथोरैक्स, यहां पर न्यूमो का मतलब होता है दोस्तों एयर, और थोरैक्स का मतलब आपको याद रखना है, ठीक है, होता नहीं है लेकिन आपको याद रखना है कि जो इंट्राप्लूरल जो स्पेस है दोस्तों उसके अंदर एयर का क्या हो जाता है, एक्यूमुलेशन हो जाता है, तो इसे हम किस नाम जानते हैं, न्यूमोथोरैक्स के नाम से जानते हैं। ये तो इतनी डेफिनेशन हो गई कि टर्म के अकॉर्डिंग, ये इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं है। एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है दोस्तों कि न्यूमोथोरैक्स इज द कोलैप्सिंग ऑफ द लंग्स, क्योंकि लंग्स क्या हो गए, कोलैप्स हो गए, अभी बताऊंगा कैसे। कोलैप्सिंग ऑफ द लंग्स ड्यू टू, लंग भी हो सकता है लंग्स भी हो सकता है, ठीक है, लंग लिख लो आप, ड्यू टू डिसरप्शन ऑफ नेगेटिव प्रेशर, ड्यू टू डिसरप्शन ऑफ नेगेटिव प्रेशर ड्यू टू एयर एक्यूमुलेशन इन प्लूरल स्पेस। प्लूरल स्पेस के अंदर क्या हो रही है दोस्तों, देखो क्या क्या चीजें हैं, पहले लंग्स क्या हो गए, कोलैप्स हो गए, ये बाद में बताऊंगा, पहले ये सुनो, डिसरप्शन ऑफ द नेगेटिव प्रेशर। देखो ये है लंग्स, ये है लंग्स, ये है आपका प्लूरा, ये अंदर की तरफ विसरल और बाहर की तरफ पैराइटल। ठीक है, अंदर की तरफ होती है विसरल और बाहर की तरफ होगी दोस्तों पैराइटल प्लूरा, पैराइटल। इसके अंदर हमेशा क्या होता है दोस्तों, नेगेटिव प्रेशर रहता है।
क्या होता है दोस्तों, नेगेटिव प्रेशर होता है, मतलब कि खींचने का काम करेगा ये। तो इससे क्या फायदा होता है, नेगेटिव प्रेशर के कारण जो लंग्स है ना दोस्तों क्या हो सकते हैं, एक्सपेंड हो सकते हैं। लंग्स क्या हो सकते हैं दोस्तों, एक्सपेंड होते हैं। लंग्स क्या होते हैं, एक्सपेंड होते हैं। लेकिन दोस्तों अगर इसके अंदर, इस प्लूरल स्पेस के अंदर ज्यादा मात्रा में क्या चली जाए, एयर चली जाए, ठीक है। मैं एयर का वैसे कलर नहीं है, लेकिन मैं वैसे आप समझाने के लिए आपको बता देता हूं कि जैसे बना देता हूं। जैसे यहां पर दोस्तों क्या होगी, एयर हो गई। अब ये एयर क्या काम करेगी दोस्तों, ये जो एयर है ये इस लंग्स के ऊपर क्या डालेगी दोस्तों, प्रेशर डालेगी। और इस एयर के प्रेशर के कारण जो जो लंग्स है ना दोस्तों वो क्या हो जाएंगे, कोलैप्स होंगे। लंग्स क्या होंगे, कोलैप्स होंगे, मतलब अपनी जगह पे नहीं रहेंगे। क्योंकि पहले तो क्या था, नेगेटिव प्रेशर था, तो उसके कारण लंग्स क्या हो रहे थे दोस्तों, एक्सपेंड हो रहे थे। लेकिन जैसे ही नेगेटिव प्रेशर खत्म हुआ और यहां पर प्रेशर बना, तो ये लंग्स के ऊपर जब प्रेशर डालेगा दोस्तों, तो इसके कारण क्या होगा, लंग्स के प्रेशर डालने के कारण जो लंग्स हैं वो क्या हो जाते हैं दोस्तों, कोलैप्स हो जाते हैं। कारण क्या था, नेगेटिव प्रेशर का नहीं होना। यही तो लिखा है मैंने आपको डेफिनेशन में कि जो नेगेटिव जो प्रेशर है दोस्तों वो क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है, जिसके कारण जो लंग्स है दोस्तों क्या हो जाते हैं, कोलैप्स हो जाते हैं। कारण क्या था कि भाई प्लूरल स्पेस के अंदर ज्यादा मात्रा में एयर का क्या हो गया दोस्तों, एक्यूमुलेशन हो गया है। इसे ही हम किस नाम जानते हैं, न्यूमोथोरेक्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो एक सेंटेंस नहीं होता न्यूमोथोरेक्स, आपने बता दिया एयर, उससे क्या फर्क पड़ेगा बताने से। अब इससे क्या होगा, एयर को जगह नहीं मिलेगी, सॉरी जो लंग्स उनको जगह नहीं मिलेगी, तो जो सरफेस जो एरिया है दोस्तों वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। उसके कारण क्या होगा भाई, ऑक्सीजन की जो ऑक्सीजन है उसको सरफेस एरिया चाहिए ना, अब एरिया ही नहीं है, तो ऑक्सीजन क्या होगी दोस्तों, एयर के PO2 की क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। एयर जो है दोस्तों, जो ऑक्सीजन जो है दोस्तों उसका लेवल क्या होगा, कम होगा। और जो CO2 है दोस्तों उसका लेवल क्या होगा, बढ़ेगा। तो हाइपोक्सिया होगा और साथ में क्या होगा, हाइपर कैपनिया होगा। CO2 का लेवल बढ़ेगा तो क्या कहलाता है, वो हाइपर कैपनिया कहलाता है। तो वो चीज क्या होती है दोस्तों इसमें देखने को मिलती है। तो इसके कारण क्या होगा, एक चीज तो क्या होगी दोस्तों, सरफेस एरिया कम होगा। अब लंग्स इतना सा रह गया, मान लो इतना था, इतना सा रह गया वो, तो उसके कारण क्या होगा, सरफेस एरिया कम हो गया। तो इसके कारण सरफेस एरिया क्या हो गया दोस्तों, कम हो गया। और सरफेस एरिया के कम होने के कारण क्या देखने को मिलेगा, हाइपोक्सिया देखने को मिलेगा। और साथ में CO2 का लेवल बढ़ेगा, तो इसे किस नाम जानेंगे, हाइपर कैपनिया देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, हाइपर कैपनिया देखने को मिलता है। ठीक है, जब आप इसका एक्सरे देखोगे ना तो भी आपको ऐसी चीजें दिखाई देगी। मैं आपको अभी एक्सरे करवा देता हूं, टाइप मैं आपको बाद में बताऊंगा। हम इसका जो एक्सरे है दोस्तों उसमें क्या होगा भाई, ये कोलैप्स हो गया। एक्चुअली में जो लंग जो टिश्यूज जो होते हैं ना दोस्तों वो क्या होते हैं, कलर में ब्लैक होते हैं। देखो पहले मैं आपको इमेज से समझाता हूं, फिर एक एक करके मैं आपको लेके आऊंगा कि किस प्रकार से आपको एक्सरे को समझना है। पहले मैं सिंपल वे में समझाता हूं आपको, ठीक है। ये नॉर्मल लंग्स हैं, ये नॉर्मल बता रहा हूं मैं आपको अभी, जैसे नॉर्मल है। नॉर्मल जो लंग्स जो होते हैं ना दोस्तों, वो जो टिश्यूज जो होते हैं वो कैसे दिखाई देते हैं आपको, ब्लैक दिखाई देते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा ब्लैक भी नहीं होते, लेकिन कैसे दिखाई देते हैं दोस्तों, ब्लैक दिखाई देते हैं। इसके अलावा इसमें क्या दिखाई देती है दोस्तों, ब्लड वेसल्स दिखाई देती हैं। इस प्रकार से ब्लड वेसल्स दिखाई देती रहेंगी, ऐसे ऐसे पूरे लंग्स के अंदर आपको छोटी 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 क्या दिखाई देंगी, ब्लड वेसल्स दिखाई देती हैं। अब इसमें क्या होता है दोस्तों कि एक्चुअली में अगर हम इसको गौर से देखते हैं ना तो इसको हम 3 कंपार्टमेंट में बांट सकते हैं, जो बिल्कुल पास है इधर बीच का और तीसरा कंपार्टमेंट। ठीक है, इधर बना देता हूं, जैसे ये पहला कंपार्टमेंट, ये दूसरा कंपार्टमेंट और ये तीसरा। तो ये A, ये B और ये C। इधर की साइड क्या होगा, इधर की साइड उल्टा होगा, इधर साइड उल्टा क्या होगा, जैसे ये A हो गया, ये कंपार्टमेंट B हो गया, ये C हो गया। ये मैं मतलब समझाने के लिए बता रहा हूं आपको, ऐसे आपको एक्सरे को समझाने के लिए बता रहा हूं। तो यहां पर क्या होती है दोस्तों, सबसे ज्यादा ब्लड वेसल्स होती हैं इस जगह पे। तो यहां पर ये वाला जो एरिया है ना, ये ब्लड वेसल्स क्या दिखाई देती है, व्हाइट दिखाई देती है। क्या दिखाई देती है, व्हाइट दिखाई देती है। तो ये सबसे ज्यादा व्हाइट दिखाई देगा। इधर आगे जाओगे थोड़ा सा कम व्हाइट होगा, और इधर की साइड जाओगे दोस्तों तो ये और भी क्या दिखाई देता है, कम व्हाइट दिखाई देता है। और ब्लैक क्या दिखाई देता है, ज्यादा दिखाई देता है। ठीक है, अगर हम एक एक्सरे के अंदर भी देखें, अगर हम एक्सरे के अंदर 3 डिपार्टमेंट बांटे, बिल्कुल पास वाला, फिर बीच वाला और फिर इधर वाला, तो इधर सबसे ज्यादा जो ब्लड वेसल्स जो होती हैं, पल्मोनरी जो वेसल्स जो होती हैं दोस्तों, वो कैसा कलर देती हैं, ये व्हाइट कलर देती हैं। कैसा कलर देती है, व्हाइट। और लंग्स के जो टिश्यूज होते हैं वो कौन सा कलर देते हैं, ब्लैक। तो यहाँ पर व्हाइट होगा, फिर ये कम होता जाएगा व्हाइट, और इधर कम। क्यों, क्योंकि वेसल्स की संख्या क्या होती जाती है, कम होती जाती है। वेसल्स की संख्या क्या होती जाती है, कम होती जाती है। मैं दोबारा समझाता हूँ, मुझे लग रहा है कि आपको समझ में नहीं आएगा तो मेरे प्रॉब्लम हो जाती है। ये देखो, ऐसे यहाँ पर है ना सबसे ज्यादा ब्लड वेसल्स होंगी, ऐसे 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 ऐसे, फिर यहाँ पर थोड़ी सी कम हो जाएंगी, यहाँ पर बिल्कुल क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो ये वाला जो एरिया देखेंगे दोस्तों, इसमें व्हाइट ज्यादा होंगी। क्यों, क्योंकि भाई ब्लड वेसल्स दिखाई देती है तो वो व्हाइट कलर की होती है। ये थोड़ा सा कम व्हाइट होगा, और यहाँ पर ये क्या होगा दोस्तों, बिल्कुल कम व्हाइट होगा। तो यहाँ पर ब्लैक ज्यादा दिखाई देगा। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, ब्लैक ज्यादा दिखाई देगा, यहाँ पर थोड़ा सा कम ब्लैक, यहाँ पर इससे भी कम ब्लैक दिखाई देगा। क्योंकि ब्लड वेसल्स जो होती हैं वो कैसी होती हैं, वो व्हाइट होती हैं। और जो लंग्स के जो टिश्यूज जो हमें एक्सरे में दिखाई देते हैं वो कैसे दिखाई देते हैं, हमको ब्लैक दिखाई देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगी, ब्लड वेसल्स कम होती जा रही है, तो ब्लड वेसल्स कौन सा कलर दे रहे हैं, व्हाइट। तो व्हाइट कम होता जाएगा, यहाँ पे व्हाइट क्या होता जाता है, कम होता जाता है। ठीक है, अब ये चीज समझ के आगे। अब देखो नेक्स्ट, जब यहाँ पर दोस्तों जो लंग्स है वो कोलैप्स होंगे,
लंग्स क्या हो जाएंगे दोस्तों, कोलैप्स हो जाएंगे। अब लंग्स के कोलैप्स होने के कारण लंग्स कहां पहुंच गए दोस्तों, यहां पहुंच गए। अभी यहां पर जो मान लो जो ब्लड वेसल्स थी जो व्हाइट कलर दे रही थी वो तो है ही नहीं, क्यों, क्योंकि वो तो लंग्स के अंदर है ना। ब्लड वेसल्स कहां है, यहां है। तो ये वाला जो एरिया है ना दोस्तों, ये आपको बिल्कुल ब्लैक दिखाई देगा। ये कैसा दिखाई देगा दोस्तों, आपको बिल्कुल ब्लैक कलर का दिखाई देगा। और वो ब्लैक कलर का दिखाई देने का कारण क्या है आपको, सर लंग्स के टिश्यूज तो है ही नहीं, आप तो कहते हैं लंग्स टिश्यूज के कारण ब्लैक हो रहा है। भाई वो जो ब्लैक कलर दिखाई देने का कारण है ना, वो एयर है। यहां पर सिर्फ क्या है, एयर है। लेकिन थोड़ा बहुत जो व्हाइट कलर किस चीज से आ रहा था, जो व्हाइट कलर यहां पर आ रहा था दोस्तों, वो किसके कारण आ रहा था, ब्लड वेसल्स के कारण आ रहा था। अब ये जो पल्मोनरी जो वेसल्स है वो तो है नहीं, वो तो यहां आ गई। इसके कारण जैसे लंग्स के अंदर अगर हम दो लंग्स के अंदर अगर कंपेयर करें तो ये जैसे इसमें ये नॉर्मल है, तो ये थोड़ा सा क्या होगा दोस्तों, कम ब्लैक दिखाई देगा। और ये वाला जो एरिया होगा ना दोस्तों, वो क्या दिखाई देगा आपको, ज्यादा ब्लैक दिखाई देगा। ये वाला जो एरिया है ये ज्यादा ब्लैक दिखाई देगा। कारण क्या है, क्योंकि ब्लड वेसल्स नहीं है, और ब्लड वेसल्स होती है वो क्या देती है, व्हाइट कलर देती है। ठीक है, कैसे कलर देती है दोस्तों, व्हाइट कलर देती है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब आ जाओ, एक बार मैं आपको एक्सरे दिखाता हूं, फिर मैं आपको समझाऊंगा थोड़ा थोड़ा इसके अंदर। और आप समझ गए ना, आपको उल्टा समझोगे आप ऐसे, आप जब तक आप पढ़ोगे नहीं तो आपको लगेगा कि सर ये तो। अब देखो एक्चुअली में इसमें क्या हो रखा है दोस्तों, कि ये वाला जो एरिया है ना, ये लंग्स है। ये क्या है दोस्तों, लंग्स। लंग्स सिर्फ इतना रह गया अभी इसमें। तो बाकी का जो आप एरिया देखोगे ना, ये वाला जो एरिया देखोगे, बाकी का जो एरिया देखोगे ना, ये वाला एरिया पूरा, ये वाला जो एरिया है ना दोस्तों, इस वाले की तुलना में, यहां वाले की तुलना में, ये वाले जो जो लंग्स है दोस्तों, इसकी तुलना में ये वाला एरिया क्या होगा, ज्यादा ब्लैक होगा। मोर क्या होगा दोस्तों, ब्लैक होगा। ये नॉर्मल है क्योंकि इसमें वेसल्स हैं, तो यहां पर थोड़ी सा व्हाइटिश कलर आएगा, लेकिन यहां पर बिल्कुल व्हाइटिश कलर नहीं आएगा। उस एयर के कारण ये वाला जो एरिया है दोस्तों, वो कैसा दिखाई देता है, ब्लैक दिखाई देता है। और ये वाला जो एरिया, ये आपको क्या दिखाई दे रहा है दोस्तों, कोलैप्स्ड जो लंग्स है ना दोस्तों, वो दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है, कोलैप्स्ड लंग्स दिखाई दे रहा है आपको। चलो और दिखाता हूं, ये देखो, ये आपको इमेज दिख रही होगी। इस इमेज के अंदर, इस दूसरा दिखाता हूं, रुको एक मिनट, थोड़ा सा जो अच्छी इमेज है वो देखो। यहां पर क्या हो रहा है दोस्तों, ये वाली जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, इसमें यहां पर आपको क्या दिखाई दे रही है, वेसल्स दिखाई दे रही है। ये वाली देखो एरिया पूरी, इसमें वेसल्स दिखाई दे रही है व्हाइट। ठीक है, हो सकता है कि आपको थोड़ा सा पास नहीं है तो हो सकता है थोड़ी प्रॉब्लम आ रही हो, लेकिन आप खुद भी डाउनलोड करके देख सकते हो उसमें, है ना। आप डाउनलोड कर लो, या फिर मैं उस पर डालूंगा, टेलीग्राम पे डालूंगा इस इमेजेस को। तो ये व्हाइट कलर दिखाई दे रहा है, लेकिन आप इधर देखोगे ना, इस वाले में ये पूरा एरिया है दोस्तों, ये ब्लैक दिखाई दे रहा है। ये एरिया कैसे दिखाई दे रहा है, ब्लैक है। क्यों, क्योंकि जो लंग्स है ना दोस्तों, वो कोलैप्स होकर सिर्फ थोड़ी सी जगह पे गिर चुके हैं। इतनी सी जगह पे क्या हो जाते हैं दोस्तों, लंग्स आ जाते हैं। पूरा ये वाला जो पार्ट है ये लंग्स है, तो लंग्स क्या हो रखा है दोस्तों, कोलैप्स हो रखा है। और ये पूरा जो एरिया है ना, इसके अंदर क्या आ जाती है दोस्तों, एयर आ जाती है। इसके अंदर क्या आ जाती है दोस्तों, एयर आ जाती है। तो ये वाला जो एरिया है ना, क्या दिखाई देगा आपको, ब्लैक दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा, ब्लैक दिखाई देगा। इसके अलावा दोस्तों, जो न्यूमोथोरैक्स का जो एक्सरे है उसके अंदर आपको एक चीज और दिखाई देगी। ये वाला जो एंगल है ना, इसको बोलते हैं कोस्टोफ्रेनिक एंगल। तो यहां तक भी एयर पहुंचेगी, तो ये वाला कोस्टोफ्रेनिक जो एंगल है ना, वो डीप दिखाई देगा। इसको बोलते हैं डीप सल्कस। क्या दिखाई देगा दोस्तों, ये वाला डीप दिखाई देगा, डीप सल्कस दिखाई देता है। देखो इधर वाले में नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन यार इधर वाले में क्या दिखाई दे रहा है दोस्तों, ये आपको डीप सल्कस दिखाई दे रहा है। यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, डीप सल्कस दिखाई दे रहा है। ठीक है, जबकि हम जब प्लूरल इफ्यूजन पढ़ेंगे ना, तो उसमें उल्टा होता है। जिस साइड प्लूरल इफ्यूजन होता है दोस्तों, उस साइड जो सल्कस है ना, वो दिखाई नहीं देता है। जहां पे प्लूरल इफ्यूजन होता है उस जगह पे क्या होता है दोस्तों, जो सल्कस है वो क्या नहीं होता, दिखाई नहीं देता है। तो इस एरिया के अंदर क्या हो रहा है, जो लंग्स है वो कोलैप्स हो चुके हैं, तो ये वाला पूरा एरिया क्या दिखाई देगा आपको, ब्लैक दिखाई देगा। किसी कारण, एयर के कारण। और जो ये सल्कस है दोस्तों, ये थोड़ी सी क्या दिखाई देती है, डीप दिखाई देती है। ठीक है, इस प्रकार से शार्प दिखाई देगी। देखो इस प्रकार से शार्प, क्योंकि यहाँ पर एयर है ना, इस प्रकार से इसको बिल्कुल विजुअलाइज करवा रही है, जो दूसरी साइड आपको नहीं दिखाई दे रहा। तो आप लोगों को कई बार क्या लगता है कि जो व्हाइट है ना, वही एबनॉर्मल है। व्हाइट नहीं दोस्तों, ब्लैक भी एबनॉर्मल होता है। अगर ज्यादा ब्लैक हो रहा है वो भी एबनॉर्मल है। क्यों, क्योंकि वेसल्स ही नहीं दिखाई दे रही। वेसल्स नहीं दिखाई देने का मतलब क्या है, क्योंकि वेसल्स तो यहाँ है, अब वेसल्स यहाँ पे है नहीं, तो दोस्तों इसके कारण ये जो एरिया है क्या दिखाई देगा आपको, बिल्कुल ब्लैक दिखाई देता है। थोड़ा सा इसको देख लेना आप, है ना। अब आ जाओ टाइप पे। अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ न्यूमोथोरैक्स। तो कुछ चीजें तो मैं आपको पढ़ा ही चुका हूं लगभग। जैसे कि एक में हमने पढ़ लिया है सिंपल न्यूमोथोरैक्स, सिंपल न्यूमोथोरैक्स, या इसको हम स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरैक्स भी बोलते हैं। स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरैक्स, न्यूमोथोरैक्स।
ठीक है। सिंपल न्यूमोथोरैक्स और स्पॉन्टेनियस जो न्यूमोथोरैक्स है उसके अंदर क्या होता है, सिंपल से याद रखना कि जो एयर है ना वो लंग्स से जाती है, किसके अंदर, प्लूरल स्पेस के अंदर। प्लूरल स्पेस के अंदर जो एयर जाने का जो रास्ता है वो कहां से जाता है, लंग्स से जाता है। लंग्स से कैसे जाता है, क्योंकि लंग्स जो है दोस्तों उसके अंदर क्या बनते हैं, ब्लैब्स बनते हैं या फिर क्या बनते हैं, बुली बनते हैं। ये क्या होते हैं दोस्तों, रैप्चर हो जाते हैं। ये रैप्चर होते हैं तो इनमें से क्या निकलती है, एयर निकलती है, और ये एयर कहां पहुंच जाती है, प्लूरल स्पेस के अंदर पहुंच जाती है। तो उसके कारण से दोस्तों जो न्यूमोथोरैक्स देखने को मिलेगा, तो अगर एयर जो है वो लंग्स से प्लूरल स्पेस के अंदर जा रही है तो वो जो न्यूमोथोरैक्स होता है वो सिंपल या स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरैक्स होता है। इसके बाद में दूसरा जो न्यूमोथोरैक्स आता है दोस्तों, एक होता है ईट्रोजेनिक न्यूमोथोरैक्स। ईट्रोजेनिक न्यूमोथोरैक्स। ईट्रोजेनिक का मतलब क्या होता है दोस्तों, आपने हॉस्पिटल के अंदर कोई भी मेडिकल प्रोसीजर कर रहे थे आप, और मेडिकल प्रोसीजर के कारण आपने उसको क्या कर दिया दोस्तों, जो प्लूरल स्पेस है उसके अंदर आपने क्या कर दिया दोस्तों, वुंड कर दिया, कोई भी ओपनिंग कर दी, किसके कारण, प्रोसीजर के कारण। तो इसे हम किस नाम जानेंगे, ईट्रोजेनिक न्यूमोथोरैक्स के कारण जानेंगे कि मेडिकल प्रैक्टिस के कारण अगर न्यूमोथोरैक्स डेवलप हो रहा है तो मेडिकल प्रोसीजर के कारण या प्रैक्टिस के कारण, तो उसे हम किस नाम जानते हैं, ईट्रोजेनिक न्यूमोथोरैक्स के नाम से जानते हैं। जैसे आप मान लो थोरासेंटिसिस कर रहे हो, थोरासेंटिसिस के कारण डेवलप हो गया, ठीक है। या जैसे डेवलप हो गया, आप मान लो प्लूरल बायोप्सी ले रहे हो, उस कारण डेवलप हो गया, प्लूरल बायोप्सी ले रहे हो उसके कारण। तो इन सब के कारण क्या हो सकता है दोस्तों, जो ईट्रोजेनिक जो न्यूमोथोरैक्स है वो क्या हो सकता है दोस्तों, आपका डेवलप हो सकता है। तो सिंपल से याद है, कुछ ज्यादा नहीं याद रखना, ट्रीटमेंट के कारण ईट्रोजेनिक, बस एक लाइन से याद रखो, ट्रीटमेंट के कारण ईट्रोजेनिक। एक होता है दोस्तों ट्रोमेटिक। ट्रोमेटिक भी दो प्रकार का होता है दोस्तों, ठीक है। एक होता है ओपन और एक होता है क्लोज्ड। ओपन क्लोज क्या बड़ा अलग से भी पढ़ा देते हैं ओपन क्लोज, लेकिन है ये टाइप किसका, ट्रोमेटिक का। मतलब ट्रॉमा हुई, जैसे आपको मान लो बाहर से किसी ने ब्लंट, बाहर से आपको बंदूक चलाई, गोली चलाई, उसके कारण, ठीक है, कुछ रोप दिया यहाँ पे, ठीक है, शार्प इंस्ट्रूमेंट से वो घुसा दिया, उसके कारण हो गया, ठीक है। तो बाहर से हो रहा है, या फिर दोस्तों ब्लंट भी हो सकता है। मतलब यहां तो आपको बिल्कुल सही दिखाई देगा, चेस्ट के ऊपर यहाँ पर कोई इंजरी नहीं दिखाई देगी, लेकिन अंदर से क्या होगा दोस्तों, जैसे रिब्स है वो ब्रेक डाउन हो गई, और रिब्स ने जाके प्लूरा को क्या कर दिया दोस्तों, डैमेज कर दिया। उस प्लूरा के अंदर क्या जा रही है, एयर जा रही है, तो उसके कारण जो होगा दोस्तों हम किस नाम जानते हैं, ट्रोमेटिक के नाम से जानते हैं। तो ओपन के अंदर क्या होगा दोस्तों, चेस्ट वॉल ओपन हो जाती है, इसके अंदर चेस्ट वॉल क्या हो जाती है दोस्तों, ओपन हो जाती है, और उसके कारण एयर एंटर करती है। तो एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, और वहां पर नेगेटिव प्रेशर, तो एकदम से एयर क्या करती है दोस्तों, एंटर करती है। तो इसे हम किस नाम जानते हैं, इसे हम ओपन ट्रोमेटिक के नाम से जानते हैं। क्लोज्ड के अंदर क्या होगा दोस्तों, अब बाहर से देखोगे तो आपको दिखाई देगा कुछ भी नहीं है, यहाँ तो चेस्ट के अंदर कोई ओपनिंग नहीं है, लेकिन दोस्तों अंदर से क्या होगा, कोई भी रिब्स का क्या हो गया, फ्रैक्चर हो गया, उसने वहां पे जाके क्या कर दिया दोस्तों, उसको ओपन कर दिया, ठीक है। या दो से ज्यादा रिब्स फ्रैक्चर हो गई, फ्लेल चेस्ट हो गया, उसके कारण हो रहा है। तो उनके कारण अगर हो रहा है दोस्तों, दो से ज्यादा रिब्स अगर हो रही है, तो उसे किस नाम जानते हैं, हम फ्लेल चेस्ट के नाम से जानते हैं। तो उसके कारण भी हो सकता है। तो क्लोज के अंदर क्या होती है दोस्तों, कि जो चेस्ट वॉल है ना वो क्या रहती है, क्लोज्ड रहती है। चेस्ट वॉल क्या रहती है दोस्तों, क्लोज्ड रहती है। तो उसे हम किस नाम जानते हैं, ट्रोमेटिक के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक होता है दोस्तों टेंशन न्यूमोथोरैक्स। टेंशन न्यूमोथोरैक्स, ये किसी भी प्रकार के न्यूमोथोरैक्स में डेवलप हो सकता है, लेकिन इसी न्यूमोथोरैक्स में क्या होगा दोस्तों, एयर जो है ना वो क्या होगी, एक बार एयर एंटर हुई, एयर एंटर एंड डोंट एस्केप आउट। एयर एंटर हुई लेकिन बाहर भी नहीं आ रही है। दोस्तों मान लो आपको ट्रॉमा हुआ, उसके कारण एयर जा भी रही है, और हो सकता है कि वहां से बाहर भी आएगी, ठीक है, जा भी सकती है और बाहर भी आएगी। लेकिन ऐसा कोई सिस्टम डेवलप हो जाए कि एयर जा तो रही है लेकिन वापस से क्या नहीं हो रही दोस्तों, बाहर नहीं आ रही है। तो कंटिन्यूअसली जो एयर है ना वो क्या हो रही है, एंटर कर रही है और बाहर नहीं आ पा रही। कंटिन्यूअसली एयर क्या होती है दोस्तों, एंटर करती है और बाहर नहीं आ पाई, ठीक है। तो जैसे मान लो आपको चेस्ट ट्रॉमा हुआ था, उसके कारण आपका फ्लैप बना, यहां से जो मास है वो निकला, लेकिन वो मास क्या कर रहा है दोस्तों, उसके कारण क्या हो रहा है कि जो एयर है ना वो अंदर तो आ रही है, लेकिन वो मास को बाहर आने से एयर को रोक रहा है। तो ट्रोमेटिक के कारण भी टेंशन न्यूमोथोरैक्स डेवलप हो सकता है। इसके अलावा क्लैंपिंग के कारण भी टेंशन न्यूमोथोरैक्स डेवलप हो सकता है। जैसे हमने चेस्ट ट्यूब में पढ़ा था कि क्लैंप कर दिया, उसके कारण भी क्या हो सकता है दोस्तों, टेंशन न्यूमोथोरैक्स। वेंटिलेटर के यूज करने के कारण भी, उसमें अगर प्रेशर ज्यादा हो उसके कारण भी टेंशन न्यूमोथोरैक्स क्या हो सकता है दोस्तों, डेवलप हो सकता है। तो उसके कई सारे रीजन क्या हो सकते हैं। इसमें ध्यान रखना कि एयर एंटर करती है लेकिन बाहर नहीं आती बिल्कुल भी, ठीक है। एयर जो है दोस्तों कंटिन्यूअसली धीरे धीरे क्या होते जाते हैं, जो एयर है वो बढ़ती जाती है। तो उसे हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों, टेंशन न्यूमोथोरैक्स के नाम से जानते हैं। टेंशन न्यूमोथोरैक्स के अंदर मीडिया स्टिनल शिफ्ट देखने को मिलती है, जो कि मैंने आपको अच्छे से समझाया है, बिल्कुल आप लोगों के समझ में आ गया होगा कि जो लंग्स सही है, मतलब कि जो लंग्स सही है मतलब अनअफेक्टेड है, उस तरफ क्या करती है वो ट्रैकिया को, ठीक है, इसके अलावा इसोफेगस को, इसके अलावा जो आपका हार्ट है उसको क्या करती है दोस्तों, और जो ब्लड वेसल्स है उनको क्या करती है वो
उधर शिफ्ट करती है, उस तरफ क्या कर देती है, शिफ्ट कर देती है। तो उसे हम किस नाम जानते हैं, मीडियस्टिनल शिफ्ट के नाम से जानते हैं, जो कि मेनली किस में देखने को मिलता है दोस्तों, आपको टेंशन न्यूमोथोरैक्स के अंदर देखने को मिलता है। एक्सरे में भी कई बार टेंशन न्यूमोथोरैक्स में देखने को मिलेगा कि जो ट्रैक है जिस जगह पे होगी उससे क्या हो जाती है दोस्तों, शिफ्ट हो जाती है। ठीक है, ट्रैक है अपनी जगह से क्या हो जाती है दोस्तों, शिफ्ट हो जाती है, थोड़ी सी साइड में देखने को मिलेगी, आपको बिल्कुल मिडिल में देखने को नहीं मिलती है। ठीक है, तो ये एक्सरे में भी फाइंडिंग में आपको देखने को मिल सकता है। तो ये हो गया आपका टेंशन न्यूमोथोरैक्स। इसके बाद हम बात करते हैं इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस की, कि भाई ऐसे क्या क्या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन इसके अंदर क्या होंगे दोस्तों, डेवलप होंगे। तो एक तो पेन देखने को मिलता है, तो यूनिलैटरल चेस्ट पेन देखने को मिलेगा। ऐसे क्लाइंट के अंदर क्या देखने को मिलता है दोस्तों, चेस्ट पेन देखने को मिलता है। और वो जो पेन होता है वो कैसा होता है दोस्तों, यूनिलैटरल चेस्ट पेन देखने को मिलता है। ठीक है, इसके अलावा सीधी सी बात है भाई, डिजनिया होगा। क्लाइंट के अंदर क्या देखने को मिलेगा दोस्तों, डिजनिया देखने को मिलेगा। इसके अलावा क्या देखने को मिलेगा, टैकीपिनिया देखने को मिलेगा। हाइपोटेंशन भी देखने को मिल सकता है। क्या देखने को मिल सकता है दोस्तों, हाइपोटेंशन। क्यों, क्योंकि मान लो कि वेना कावा कंप्रेस हुई, तो वेना कावा जो है दोस्तों, वो जो ब्लड को लेके जा रही थी वो नहीं पहुंचेगा, राइट एट्रियम में नहीं आया, तो राइट एट्रियम से जो ब्लड है राइट वेंट्रिकल में नहीं आया, राइट वेंट्रिकल से किधर नहीं आया, जो लेफ्ट एट्रियम उसमें नहीं आया, लेफ्ट वेंट्रिकल में नहीं आया, और आगे की तरफ अरोटा में नहीं जा रहा, तो ब्लड की अमाउंट क्या हो गई, कम हो गई। ब्लड की अमाउंट कम हो गई तो दोस्तों प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो उसके कारण हाइपोटेंशन एंड टैकीकार्डिया का जो साइन है दोस्तों, वो भी ऐसे पेशेंट के अंदर क्या हो सकते हैं, डेवलप हो सकते हैं। तो हाइपोटेंशन और जो टैकीकार्डिया है ना दोस्तों, वो भी क्या हो सकता है, डेवलप हो सकता है। हाइपोटेंशन एंड टैकीकार्डिया भी क्या होगा, डेवलप होगा। ठीक है, इसके अलावा क्या हो सकता है, PO2 का जो लेवल है दोस्तों, वो एकदम से क्या होगा, डिक्रीज होगा। PCO2 का जो लेवल है वो क्या होगा दोस्तों, बढ़ेगा। क्यों, क्योंकि गैसेस एक्सचेंज नहीं हो पाएगा सही से। जब गैस एक्सचेंज नहीं होगा तो PO2 का लेवल कम होगा, और जो PCO2 है दोस्तों, उसका लेवल क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। ठीक है, जिसके कारण क्या डेवलप होगा, एसिडोसिस डेवलप होगा। PCO2 बढ़ेगा तो जो रेस्पिरेटरी जो एसिडोसिस है दोस्तों, वो भी ऐसे क्लाइंट के अंदर क्या होगा, डेवलप होगा। तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस के भी क्या आएंगे, साइन देखने को आपको मिलेंगे। ठीक है, तो ये इसके कुछ सिम्टम्स हैं, तो आपको थोड़ा सा देख लेना। इसके अलावा मीडियस्टिनल शिफ्ट है, जो मैंने आपको बता ही दिया। मीडियस्टिनल शिफ्ट देखने को मिलेगा, तो मेनली किस में देखने को मिलता है, ये जो टेंशन न्यूमोथोरैक्स है दोस्तों, उसके अंदर जो मीडियस्टिनल जो शिफ्ट है वो भी आपको क्या होता है, देखने को मिलता है। ठीक है, अब इसके बाद में हम बात करते हैं इसके मैनेजमेंट की। बस ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा, थोड़ा सा बताऊंगा। एक तो इसके अंदर ध्यान रखना है दोस्तों कि भाई मैनेजमेंट के अंदर मेन जो इसका सबसे ज्यादा मैनेजमेंट है दोस्तों, वो चेस्ट ट्यूब डालते हैं। तो चेस्ट ट्यूब डालते हैं, वो मेन है चेस्ट ट्यूब। ड्रेसिंग जो की जाती है वो नॉन पोरस होनी चाहिए, ऐसे नहीं कि एयर बाहर आ रही है, ऐसा सिस्टम नहीं होना चाहिए, अंदर जा रही है। तो नॉन पोरस क्या करते हैं इसके अंदर, ड्रेसिंग करते हैं। नॉन पोरस क्या करते हैं दोस्तों, ड्रेसिंग करते हैं। चेस्ट ट्यूब इंसर्ट करते हैं, नॉन पोरस ड्रेसिंग करते हैं। इसके अलावा दोस्तों इन्फेक्शन होने के भी चांसेस होते हैं, तो जैसे एंटीबायोटिक्स है वो देंगे। बस ज्यादा डिटेल में मत पढ़ो, जितना काम आए उतना हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये सब क्या होता है दोस्तों, इसके अंदर देखने को आपको मिलेगा। देखते हैं अब एक बार। देखो, एम्फाइसीमा का क्लाइंट है दोस्तों, स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरैक्स हो रखा है। तो सिंपल सी बात है दोस्तों कि जो एम्फाइसीमा का जो क्लाइंट है ना, उसको हम कभी भी क्या नहीं देते हैं, ज्यादा ऑक्सीजन नहीं देते हैं। वो मैंने आपको वहां भी बता रखा था। तो ऐसे क्लाइंट को जो ऑक्सीजन जो दी जाती है ना दोस्तों, वो कैसे दी जाती है, 2 लीटर पर मिनट के ऊपर हम क्या देते हैं, नेजल कैनुला से लो फ्लो ऑक्सीजन दी जाती है। एम्फाइसीमा क्लाइंट को कैसे ऑक्सीजन देते हैं, लो फ्लो क्या देते हैं दोस्तों, ऑक्सीजन देते हैं। पहला ऑप्शन दे रखा है कि प्लेस द क्लाइंट ऑन द अनअफेक्टेड साइड। और भाई अनअफेक्टेड साइड पे करोगे तो एक लंग्स काम कर रहा है, उसको भी आप क्या करवा दोगे, कंप्रेस करवा दोगे। तो जितनी ऑक्सीजन मिल रही है दोस्तों, वो ऑक्सीजन भी नहीं मिलेगी। ठीक है, तो वो नहीं, क्योंकि वैसे भी क्लाइंट के अंदर ऑक्सीजन की मान लो कमी होगी, तो वो PO2 वैसे भी मेंटेन नहीं कर पाएगा, SpO2 मेंटेन नहीं कर पाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। हाई फ्लो ऑक्सीजन कभी भी नहीं देते हैं हम इसके अंदर, तो ये नहीं देंगे। IV एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स है, वो जो SCP है वो हमें जो प्रिस्क्राइब करेगा तभी हम देते हैं, नहीं तो अन्यथा नहीं देते। तो राइट जो आंसर आएगा वो क्या आएगा दोस्तों, कि ऑक्सीजन देते हैं एट 2 लीटर पर मिनट वाया नेजल कैनुला। इस क्वेश्चन में वैसे मेन जो फोकस किया है ना इन्होंने, वो एम्फाइसीमा पे ज्यादा किया है ना, न्यूमोथोरैक्स की तुलना में। तो लिख लो, एम्फाइसीमा के क्लाइंट को, एम्फाइसीमा के क्लाइंट को लो फ्लो ऑक्सीजन 2 लीटर पर मिनट नेजल कैनुला से दी जाती है, नेजल कैनुला से दी जाती है। ठीक
ठीक है, तो एक बार देख लो, एक बार जितने भी जो क्वेश्चन है ना इसको स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आपको बता देता हूँ। एक बार जितने भी क्वेश्चन उनके बारे में और पढ़ लेंगे हम आगे। तो जो क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं एक बार मैं उनको रिपीट कर दूंगा आपके सामने। चलो ये क्वेश्चन भी कर लो। सिंपल सा क्वेश्चन है कि भाई स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरेक्स का क्लाइंट है, तो इसके अंदर आपको क्या क्या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन जो होते हैं दोस्तों देखने को मिलते हैं। तो मैंने आपको कहीं कहीं भी हेमेटोमेसिस नहीं बताया कि हेमेटोमेसिस डेवलप होगा, तो ये देखने को नहीं मिलता। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ जो है दोस्तों वो क्या होता है, डेवलप होता है। डिजनिया तो होगा ही क्लाइंट के अंदर, सिंपल सी बात है। और पेन जो होगा दोस्तों कैसा होता है, यूनिलैटरल चेस्ट पेन होता है। ठीक है, कैसा पेन होता है, यूनिलैटरल चेस्ट पेन। इंक्रीज थोरेसिक मोशन, भाई जो थोरेसिक मूवमेंट हो तो कम हो जाएगा, क्यों, क्योंकि पेशेंट जो इंस्पिरेशन कर रहा था, लंग्स क्या हो रहे थे, एक्सपेंड हो रहे थे, वो एक्सपेंड नहीं हो पा रहे हैं, तो जो थोरेसिक जो मोशन हो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। मीडिया स्टिलनेस शिफ्ट टुवर्ड द इन्वॉल्व्ड साइड, बिल्कुल गलत है, इन्वॉल्व्ड साइड नहीं होगा दोस्तों। कैसे साइड होगा, जो नॉर्मल जो साइड है ना दोस्तों, अनइन्वॉल्व्ड जो साइड है उस तरफ होता है, न कि नॉर्मल साइड की तरफ होता है। तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो राइट जो आंसर होगा शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ और यूनिलैटरल क्या होगा, चेस्ट पेन होगा। तो लिख लो इसमें न्यूमोथोरेक्स के क्लाइंट में, न्यूमोथोरेक्स के क्लाइंट में शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ एंड यूनिलैटरल चेस्ट पेन देखने को मिलता है। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन और करवा देता हूं बस, फिर आगे कल पढ़ेंगे। ये क्वेश्चन दे रखा है दोस्तों कि एक न्यूमोथोरेक्स का क्लाइंट है और उसको क्लोज चेस्ट ड्रेनेज सिस्टम लगाया गया है और उसको 3 कंपार्टमेंट में उन्होंने क्या है, बांटा है। ठीक है, एक जो ये है ये वाला कंपार्टमेंट है जिसे उसने क्या नाम दिया है, ये डी नाम दिया है। एक ये वाला कंपार्टमेंट है दोस्तों, इस वाले कंपार्टमेंट को उसने क्या नाम दिया है, इस वाले कंपार्टमेंट को नाम दिया सी, और ये वाला कंपार्टमेंट है ये ए है। ठीक है, इसमें बी भी इसी के बीच में दे दिया, इसने यहीं पे लिख दिया कि भाई ये बी है, जबकि बी और डी वैसे एक ही चैम्बर होते हैं। तो इसमें पूछ रहा है भाई कौन सा सिस्टम होता है, तो मैंने आपको अच्छे से समझाया हुआ है दोस्तों इसके बारे में। जो इमेज थी उसमें मैंने बताया था कि यहाँ पर तो क्या हो रहा है, ड्रेनेज बढ़ता जा रहा है। तो ये वाला जो है दोस्तों ये कौन सा है, ड्रेनेज कंपार्टमेंट है। दिस इज ड्रेनेज कंपार्टमेंट या ड्रेनेज चैम्बर। तो पहले वाला है ड्रेनेज कंपार्टमेंट या ड्रेनेज चैम्बर। जो दूसरा इसको जो कलर से कर रखा है ये है आपका वाटर सील। ये क्या है दोस्तों, वाटर सील चैम्बर। और तीसरा जो आपको दिखाई दे रहा है, जो ए में दिखाई दे रहा है, दैट इज सक्शन। ये क्या है, सक्शन है। तो ये वाला जो है ये वाटर सील वाला इसने सी कर रखा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब इसमें तो क्या लिखा तो हो सकता नहीं, तो आपको पता होना चाहिए कि 3 चैम्बर होते हैं, ए बी और सी। एक जो चैम्बर होता है दोस्तों उसके अंदर क्या होता है, ड्रेनेज होता है, एक के अंदर वाटर सील चैम्बर होता है, तीसरा कौन सा होता है आपका, सक्शन चैम्बर होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। सी के अंदर जो ये कलर में आपको जो दिखाई दे रहा है ये क्या है, आपका वाटर सील चैम्बर है। दिस इज वाटर सील चैम्बर। चलो अब एक बार जल्दी जल्दी रिवाइज करवा देता हूं। ये वाटर सील चैम्बर हो ही गया आपका। ठीक है, न्यूमोथोरेक्स में क्या देखने को मिलेगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ और यूनिलैटरल जो चेस्ट पेन है वो देखने को मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरेक्स क्या होता है, एयर जो है वो लंग्स से मूव करती है और फ्लूइड स्पेस के अंदर जाती है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है इसके अंदर क्या कि भाई ऑक्सीजन कितनी देते हैं, तो 2 लीटर पर मिनट पे देते हैं एम्फाइसीमा के क्लाइंट को हम ऑक्सीजन, ज्यादा नहीं देते हैं कभी भी। और एम्फाइसीमा का लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड उसका क्या हो जाता है दोस्तों, रिटेंशन हो जाता है लॉन्ग टर्म के अंदर। ठीक है, और एम्फाइसीमा के क्लाइंट में जो स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरेक्स के डेवलप होने का कारण क्या होता है, रैप्चर ऑफ द सबप्लूरल ब्लैब होता है। जो सबप्लूरल जो ब्लैब है दोस्तों वो क्या हो जाता है, रैप्चर होता है, वो होता है रीजन। इसके अलावा पोस्चरल जो ड्रेनेज है वो कब इफेक्टिव होगा, हम क्लाइंट को डीप ब्रीथिंग एंड कफिंग के लिए क्या करते हैं, एनकरेज करते हैं, तब वो ज्यादा क्या होता है दोस्तों, इफेक्टिव होता है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन था दोस्तों कि जो पल्मोनरी एडिमा के क्लाइंट को कौन सी डाययूरेटिक दी जाती है, तो मेनली लूप डाययूरेटिक दी जाती है, फ्लूसेमाइड। इसके अलावा ये सारी जो डिजीजेस है दोस्तों किसके द्वारा कोज होती हैं, सारी स्ट्रेप्टोकोकाई जो इन्फेक्शन है उसके द्वारा क्या होती है, कोज होती है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों कि फीवर अगर आ जाता है क्लाइंट के अंदर एम्फाइसीमा में, तो फ्लूइड इनटेक को क्या करना पड़ेगा, एनकरेज करना पड़ेगा, क्योंकि पहले भी म्यूकस का सीक्रेशन है और उसको लिक्विफाई करना भी जरूरी है, और फीवर आ गया तो वैसे भी वाटर की कमी हो जाती है। लेरेंजेक्टोमी के बाद कैसी एक्टिविटी अवॉइड करनी चाहिए, तो वाटर जो स्पोर्ट्स है दोस्तों उनको क्या करना चाहिए, क्लाइंट के अंदर अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, ये नहीं है आंसर, कहीं ये इसको कर लो, ऐसा एनवायरमेंट देना चाहिए, मैं से लिखवा रहा था। इसके बाद में दोस्तों भाई कौन सी स्पीच दी जाती है लेरेंजेक्टोमी के बाद, तो इसोफेजियल जो स्पीच है उसके लिए क्या करते हैं, क्लाइंट को हम प्रमोट करते हैं। और अगर मान लो फ्लैक्चुएटिंग नहीं हो रहा है क्लोज ड्रेनेज सिस्टम के अंदर वाटर सील चैम्बर, तो आपको ये चेक करना है कि जो ट्यूब है वो कहीं किंक तो नहीं हो गई है। ठीक है, तो ये हमारी छोटी सी क्लास थी। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को सबको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। सभी अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। थैंक यू सो मच।